ఎన్ని వీడియో ఓకేనా? నీకేమవదు, ధైర్యంగా ఉంది, నీకేమవదు. మనసు ఇరికిపోయింది మధ్యలో. एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक ऐसे ही न्यूज़ विशाखापत्तनम से निकल कर आई जहां पर एक एमसीए की छात्रा ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में इस कदर फंस गई कि वो कर्राहने लगी दर्द के मारे, पर लेकिन घंटों तक उसको निकालने में लग गए। पहले उसका बैग निकाला गया, काट पीट कर उसकी जो फीती होती हैं, उसके बाद में फिर यहाँ पर इनको रेस्क्यू किया गया। कई बार जल्दबाजी में हम लोग ओनली 5 मिनट भी अगर हम लोग घर से पहले चल पड़े तो चीज़ें आराम से करें, पर जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम निकल कर चलते हैं और फिर आनन फानन में कहीं रोड पर गिर रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई सामान भूल गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अपनी घड़ी 5 से 10 मिनट आगे रखना स्टार्ट कर दो, कोई भी ऐसी दिक्कत से आप लोग बच जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। कर देखना यार। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में देखोगे कि किस्मत का रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला है कि हाँ यार मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ है, यार मेरा वेट बढ़ गया है, मेरी ज़िंदगी में ये दिक्कतें आ रही हैं, कुछ नहीं होने वाला यार। हर इंसान को उतना ही मिलेगा जितना वो कोशिश करेगा। अगर आप लोगों की कोशिश में कोई कमी है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो कि हाँ यार मैंने ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, हाँ यार मैंने ना टाइम पे एक्सरसाइज नहीं की है, हाँ यार मैंने ना एमसीक्यू जो है वो कम प्रैक्टिस किए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक्सेप्ट करोगे तभी तो उसका सोल्यूशन निकालोगे। अगर आप लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ठीक है जो चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर इन चीज़ों का कोई मतलब बन नहीं जाता है। तो पहले उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो, और जब आप लोग उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे तब उनमें आप लोग सोल्यूशन, इनके सुधार भी लाना स्टार्ट करोगे। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है ज़िंदगी में? सबसे बड़ी चीज़ होती है सेल्फ डिसिप्लिन। जिस दिन आप लोगों ने सेल्फ डिसिप्लिन ला दिया ना, यानी कि मेरे सर पर कोई बैठा नहीं है कि वीडियो 6 बजे ही लेकर आनी है, ना कोई मेरे ऊपर बोझ है, ना कोई मुझे कोई बोलने वाला है। मैं चाहूँ तो इसको 6 भी ला सकता हूँ, 7 भी ला सकता हूँ, 8 भी ला सकता हूँ, 9 भी ला सकता हूँ, और मन करे गायब भी कर सकता हूँ, कोई बोलने वाला नहीं है। तो यह है सेल्फ डिसिप्लिन। एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसी कौन सी चीज़ है यार, मुझे अपना, अगर मेरे बारे में आप लोग थोड़ा सा पूछोगे तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आई एम वेरी मच अकाउंटेबल टू माई सेल्फ। मुझे किसी को दिखाना नहीं है, मुझे अपने आप को दिखाना है कि जो मैंने डिसाइड किया है वो मैं कर रहा हूँ। जो मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ ना, मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे ये करना है और मैं उसको कंप्लीट कर ही सोने की कोशिश करता हूँ, अगर कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन न बने तो। ऐसा नहीं कि डेली मैं 100% अचीव कर लेता हूँ, मैं ये भी बोलता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 100% कर लेता हूँ, कोई नहीं करता है, कोई कर पाएगा। अगर आप लोग 80 से 90% भी अपना अचीव करें ना, 70% भी अचीव करें ना, जो आप लोगों ने डिसाइड किया है आज, तो आप लोग एक बहुत सही डायरेक्शन में चल रहे हो। अपने पीठ थपथपाओ और अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते रहो, और देखना शानदार रिजल्ट जो है वो आप लोगों का इंतजार करता हो, आप लोगों को नजर आएगा। दोस्तों कैसा रहा आप लोगों का कल का दिन, ये जरूर बताएगा। आज का दिन जो है वो शानदार मैं बनाऊंगा। अगर मॉर्निंग में उठकर आप लोग ये टाइम पर वीडियो देखोगे तो शानदार तरीके से अपनी चीज़ों को आप लोग सही डायरेक्शन में लेते हुए नजर आओगे। पूरा एक टेस्ट सीरीज कवर होगी, इतने सारे क्वेश्चन में आप लोग ये कवर कराऊंगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बच्चा कह रहा है सर आजकल क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हो जा रहे हैं कई बार। देखो यार, मेरा पर्पज ये रहता है कि आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। और अभी आप लोगों को एप्लीकेशन के ऊपर भी जो क्विज है वो भी आप लोगों को आज शाम से स्टार्ट होगा, तो उसको भी आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर अपना लेक्चर देखने के बाद में आप लोग वहाँ भी क्विज जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं रेगुलरली, तो वहाँ पर प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। शाम तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यहाँ पर द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, अलग अलग न्यूज़पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो कवर किए जाएंगे। और कैसा रहा कल का दिन और आज का दिन कैसे लेकर आप लोग चलने वाले हो, ये जरूर बताना, क्योंकि आप लोग की लाइफ है, आप लोगों को इंप्रूव करनी है। नहीं करोगे तो फिर कोई और, वो नहीं कह रहे, पीठ को पायदान बनाकर आगे निकल जाएगा, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इनके बारे में डिस्कस करूंगा। जो बाइडेन साहब के काफ़ी करीबी हैं, तो ढंग से इनके बारे में हम लोग जानेंगे। वीडियो के जो एंड में आप लोगों को इनके बारे में भी जानने को मिलेगा। कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जानेंगे। डब्बा ट्रेडिंग क्या है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। अग्निवीर स्कीम के बारे में कई सारी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाला है, मजा आएगा आप लोगों का, ठीक है। इंपॉर्टेंट डे का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ऐसे ही पूछा जा सकता है आप लोगों से। और डे भी कई बार जो स्कीम्स वगैरह है एक तरीके से
पर्टिकुलर कई सारी बीमारियों के लिए चलाई जाती है सरकार के द्वारा हेल्थ से रिलेटेड, वो भी आप लोगों से बन जाती है। तो हीमोफीलिया होता क्या है? ये एक तरीके ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जो कि आप लोगों का देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कई बार जो खून है उसकी क्लोटिंग नहीं बन पाती है। मतलब इंसान को चोट लगी, जरा सी देर में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ब्लड है वो सूख गया और काला काला सा थक्का जम गया, और फिर वहाँ से वो थक्का जो है 4-5 दिनों के बाद में, 5-6 दिनों के बाद में हट जाता है और वो बिल्कुल स्किन सही हो जाती है। तो अपने आप रिकवर करती है हमारी बॉडी, उसका इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर होता है। पर लेकिन कई बार क्या हुआ, किसी इंसान को चोट लग गई और वो चोट तो लग गई उसकी, और खून जो है वो बंद नहीं हो रहा है, वो खून जो है वो निकलता ही निकलता जा रहा है। तो ये जो बीमारी है ये यहाँ पर हीमोफीलिया, यहाँ पर ये इस तरीके की बीमारी देखने को मिलेगी, जिसमें कई बार इंसान की जो है वो जान जाती है अगर इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, ताकि लोगों को पता रहे कि ऐसी भी कोई बीमारी है, और पॉलिसी मेकर को इसके ऊपर पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि सिचुएशन को रोका जा सके। तो बात की जा रही है एक्सेस फॉर ऑल प्रिवेंशन ऑफ द ब्लीड्स, यानी कि जो ब्लीडिंग होती है एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड होना चाहिए केयर का, ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। तो ये थीम रखी गई है आपकी बार की, जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके लिए। तो ये पर्टिकुलर डे के बारे में मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर। दोस्तों, इलेक्शन जो होते हैं वो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर इलेक्शन में कोई गड़बड़ हो जाए और कोई करप्ट आदमी जो है किसी पर्टिकुलर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक या फिर सांसद बनकर आ जाए, तो कितनी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन देखने को मिल सकती है। इसका अंदाज़ा कई बार इस तरीके से लगाया जा सकता है कि उस एरिया में कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा और वहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी दुनिया भर की बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि खुद भी सामने वाला जो क्राइम आप लोगों को करता हुआ नजर आता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जब इंप्लीमेंट किया जाता है इसे कर्नाटक के अंदर में, तो यहाँ पर 58 करोड़ का जो आइटम है वो सीज कर लिया गया। मतलब क्या है, पहले तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पता होना चाहिए। जब इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाती है तो उसके बाद में यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, यानी कि कुछ दायरे में रहकर आप लोगों को काम करने पड़ेंगे। उस टाइम पर गवर्नमेंट जो है कोई स्कीम नहीं यहाँ पर लॉन्च कर पाएगी। अगर आप लोगों को याद है, प्रियंका चोपड़ा की मूवी थी जो पहले अजय देवगन ने रोल प्ले किया था, सेकंड पार्ट में प्रियंका चोपड़ा बनी थी यहाँ पर हीरोइन। बताइए मूवी का नाम क्या है? ठीक है, गंगाजल है चलिए जो भी है। तो यहाँ पर उसमें देखने को मिलेगा आप लोगों को कि जैसे ही उसका ट्रांसफर किया जाता है तो वहाँ पर बोलते हैं कि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, और फिर वो वहाँ पर सबको दबा दबा कर सुधारती है। ठीक है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है एक तरीके से सारी पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में दे देता है। लोकल गवर्नमेंट के हाथ में से पावर चली जाती है, किसको ट्रांसफर करना है, किसका कहाँ अपॉइंटमेंट करना है, ताकि इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाया जा सके। तो ये पर्टिकुलर पावर जो है हमारे पर्टिकुलर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने की आर्टिकल 324 में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी संविधान के अंदर में। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो शक्तिमान तो है नहीं कि उसको जहाँ जहाँ जो भी हो रहा है वो सब कुछ पता चल रहा है, उसको फीलिंग आ जा रही है। तो उसके लिए उन्होंने अपना एक ऐप लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं सी विजिल ऐप। ठीक है, ये ऐप का इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देखते तो यहाँ पर डिजाइन किया गया फॉर आईफोन ऑल्सो, यहाँ पर ये सी विजिल ऐप। तो यहाँ पर आप लोग क्या समझ सकते हैं, यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि आप भी एक तरीके से जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऐप डाउनलोड कर कर। अगर आप लोग कहीं पर कोई भी घूसखोरी वगैरह लेता हुआ पाया जाता है, मतलब क्या है, अगर आप लोगों को लग रहा है कोई गलत काम हो रही है, हेट स्पीच हो रहा है, दारू बेची जा रही है, कहीं पर लड़ाई हो रही है, पैसे वगैरह फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, ठीक है, किसी भी तरीके से धमकी गाली गलोच यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो कोई भी इनमें से कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है तो गो एंड रिपोर्ट, यानी कि आप लोग जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में यहाँ पर चीज़ें पहुँच जाएंगी। ठीक है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे SLV का ऐप है, जैसे आप लोगों को देखने को मिलता है, वहाँ पर आप लोग जाकर अपना कोई भी जिस तरीके से ना PDF वगैरह आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और आज से वहाँ पर क्विज भी स्टार्ट हो जाएगा, शाम को क्विज वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, तो उसको भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, मतलब कि एक तरीके से आप लोग वहाँ पर उसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। और रेटिंग अच्छी दे दिया करो यार, कोई भी गवर्नमेंट का ऐप होता है, मतलब देखो 2.7 रेटिंग है। ठीक है, तो रेटिंग जरूर दिया करो। मतलब रेटिंग क्या होता है, एक तरीका फीडबैक होता है। ठीक है, तो कहीं पर भी आप लोग जाते हो, कोई प्रोडक्ट यूज करते हो और वो बोलता है सर फीडबैक दे दो, उससे क्या होता है, वो चाह रहा है कि अपनी सर्विस को इंप्रूव किया जा सके, तो फीडबैक आप लोग दे सकते हैं। तो सी विजिल ऐप जो है ये भी एक तरह का फीडबैक प्रोसीजर है कि इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, आप लोगों से फीडबैक मांग रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कहीं पर कोई दिक्कतें देखने को मिल रही है तो आप लोगों को बोल रहे हैं कि दिक्कतों को एक तरीके से सुलझाया जाएगा आप लोगों की हेल्प से। तो सी विजिल एक तरीके से विजिलेंस, एक तरीके से आप लोगों को हाथ में विजिलेंस का पार्ट दे दिया है कि आप लोग भी इसके ऊपर ध्यान रखो। कहीं पर कोई एक तरीके से घूसखोरी ले रहा है, कोई बराबरी किसी भी तरीके से कर रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, शराब वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, तो ये ऐप पर आप लोग जाकर रिपोर्ट कर सकते हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर इसको डेवलप किया गया है। ये फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर पहली बार ये यूज किया गया था 2018 में यूज किया गया था।
ऐप जो है उस पर लाइव फोटो या फिर वीडियोस भी आप लोग अपलोड कर सकते हो कि कोई यहाँ पर ये हरकतें करता हुआ पाया गया है। कंप्लेन आप लोग इशू कर सकते हैं यहाँ पर, और आपकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं की जाएगी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है। और 100 मिनट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, यानी कि पूरी टीम बैठा रखी है, ठीक है। तो ये अच्छी तरीका है यहाँ पर। तो एक तरीके से इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर रोका जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऐप है ये एक डेमोक्रेटिक जो प्रोसीजर है उसको, सिस्टम को और अच्छे से इंप्लीमेंट करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है, ऐप एक्सेस प्रोवाइड कराई जा रही है। जो यहाँ पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है या जो चीफ इलेक्शन कमीशन है हमारे देश के अंदर, जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल है, उनको डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से कॉन्टैक्ट मिल जाता है कि यहाँ पर ये दिक्कतें हो रही है, ठीक है। तो पर्टिकुलर ऐप है, किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये इलेक्शन को इंप्रूव करने की बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बेसिक चीज़ें, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। SLV का ऐप अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो वीडियो के नीचे आप लोगों को पिन कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा। स्टडी लवर वीर डायरेक्ट भी जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को बेसिकली ऐप जो है प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर पहली बार जब मैंने सर्च किया था तो एप्लीकेशन था नहीं वहाँ पर, पहले जब तक एप्लीकेशन बनाया नहीं गया था। तो फिर यहाँ पर कुछ दिनों बाद जब पहली बार मैंने सर्च किया, कह रहा है सर प्ले स्टोर सुना सुना था आपके ऐप के बिना। मैंने कहा मेरा ऐप थोड़ी ना है यार, ये मुझे थोड़ी ना यूज़ करना है, वो आप लोगों को यूज़ करना है। तो मतलब एक तरीके से आप लोगों के लिए बनाया गया है वो एप्लीकेशन। तो कह रहा है कि सर सुना सुना लग रहा था, अब मज़ा आ रहा है, मतलब प्ले स्टोर पे जब जाकर डाउनलोड किया इतना प्यार ही तो है यार ये, और क्या है, मतलब एक तरीके से सही है। एंजॉय करो चीज़ों को, और कोई भी फीडबैक जरूर दिया करो किसी भी चीज़ के लिए, उसमें रहता है कि क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत है, उनको इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यार जो बहुत जरूरी है शेयर करने के लिए। कई सारे बच्चों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी थी, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट जब पेमेंट की बात आ रही है उनको ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि पेमेंट कैसे करनी है। तो ऑप्शन अलग से नहीं दिखेगा, जो नॉर्मल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसे आप लोगों ने पे की थी उसी पैटर्न में सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आप लोगों को पे करनी है। तो उसमें कोई अलग से ऑप्शन नहीं आ रहा है, वहाँ पर 1 महीने बाद आप लोगों को एग्जैक्ट वो दिखना स्टार्ट हो जा रही है। तो उसमें आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। अगर वो टाइम निकल जाता है तो उसमें टाइम लिमिट रहती है, तुरंत आप लोग का जो कोर्स है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। वो मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि वो एप्लीकेशन के ऊपर है। कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर कोर्स क्यों बंद कर दिया, कोर्स बंद नहीं किया है, आप लोग अपनी इंस्टॉलमेंट चेक करो एक बार। और दूसरी जो मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार कभी ऐसा कुछ होने वाला है, मतलब रियलिटी में मैं इस चीज़ को मतलब क्या ही बोलूँ, बस अलग ही लेवल की चीज़ हो गई है। आप लोगों को मैंने बोला था कि कोई किसी भी कोचिंग में अगर आप लोग कोचिंग कर रहे हो तो आप लोग आकर यहाँ पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो उस कोचिंग की स्लिप दिखाकर। तो 50% पर आप लोगों को यहाँ पर मैं सपोर्ट प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेल आए थे। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब ऐसी ऐसी कोचिंग के नाम मैं आप लोगों को यहाँ पर बता नहीं पा रहा हूँ, मतलब जिनको सोचकर भी मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है। मैंने कहा उस कोचिंग के बच्चे वहाँ पर कोचिंग लेने के साथ साथ में इस कोर्स को अगर खरीद रहे हैं और ये बोल रहे हैं बाकायदा अपने मेल के अंदर में कि सर वहाँ पर इस लेवल की चीज़ें नहीं प्रोवाइड कराई जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, किसी और का कोर्स ले लिया। यहाँ पर जब ये कोर्स लॉन्च किया उनके रूममेट ने यहाँ पर कोर्स लिया, तो उसके बाद में जो यहाँ पर जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैंने किसी भी टीचर को कोई लिमिटेशन दे नहीं रखी है। इवन कई सारी बड़ी बड़ी कोचिंग के टीचर जब मेरे पास में आए, उन्होंने बोला कि सर हमको पढ़ाना है, तो उन्होंने बोला सर वहाँ पर तो ये बोले थे कि इस सब्जेक्ट को ना 20 लेक्चर में खत्म कर देना। मैंने ऐसा किसी टीचर को नहीं बोला, मैंने बोला कि जितने लेक्चर आप लोगों को लेने हैं लीजिए, बस कोर्स ढंग से कंप्लीट आप लोगों को कराना है, ठीक है। तो ये बेसिकली उसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा कोई भी टीचर जो है हफरा तफरी में नहीं है, तसल्ली में सारे सब्जेक्ट कवर करा रहा है। और मतलब मैं रियलिटी में यार इस चीज़ को लेकर मैं सरप्राइज रहा। कल तो मैं इस चीज़ को लेकर मतलब मैं सर पकड़ के बैठ गया कि इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग और वहाँ पर टीचर जो है मतलब एक तरीके से बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात तो है कि छोटा सा इनिशिएटिव जो हमारे द्वारा लॉन्च किया गया वो मतलब इतना सक्सेस होगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो इसके लिए तहे दिन से धन्यवाद पूरी SLV की टीम को, जो इतने अच्छे अच्छे टीचर मतलब इतने शानदार तरीके से लेक्चर ले रहे हैं। सारे के सारे टीचर जो हैं 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से अच्छे लेवल पर सारे के सारे टीचर अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड रखे हुए हैं। तो इतनी ऐसी टीम बनाकर चलना, इतनी अच्छी टीम बनाकर चलना, और वो भी इतने अच्छे लेवल पर चीज़ों को प्रोवाइड कराना। जब मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग के, मैं आप लोगों को अगर शेयर करने लग जाऊँ ना तो आप लोग ये बोलेंगे सर ये हो क्या रहा है। मतलब इतने एडमिशन हो गए उस पर्टिकुलर चीज़ से कि दूसरी कोचिंग वाले बच्चों ने इतने ज्वाइन कर लिए जो मैं सोच भी नहीं रहा था। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ये मतलब एक तरीके से वो सेटिस्फाई नहीं है वहाँ पर। इतनी बड़ी कोचिंग जो है वो इस एग्जाम के लिए बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। तो इसलिए मैं परेशान था, मैंने कहा चल क्या रहा है। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, पर लेकिन मैं मेल देखकर ये सारी चीज़ें देखकर मैं कंफ्यूज हो गया बहुत ज़्यादा। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। 2-4 बच्चों की स्टार्टिंग में मेल आए थे, मैंने कहा ठीक है यार तुमने वहाँ पर पेमेंट कर दिया तो मैं यहाँ पर ऑप्शन दे देता हूँ 50% पर आप लोग पेमेंट कर देना, कोई नहीं आप लोग अपना कोर्स कर लीजिए अच्छे से कंप्लीट। पर लेकिन इसमें इतने सारे लोग आएंगे ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी, ये दिल से बता रहा हूँ यार। ये दुख की भी बात है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर वो पेमेंट कर चुके हैं और वहाँ से वो रिफंड करने के लिए तैयार नहीं है। और मैंने आप लोग को यहाँ पर ये बोल दिया है कि 7 दिन तक आप लोग लेक्चर देखो, अगर आप लोगों को लगता है कि लेक्चर अप टू द मार्क नहीं है तुरंत आप लोग का रिफंड आप लोगों को किया जाएगा।
पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि कई सारे ऐसे भी लोग हैं जैसे कोई जॉब कर रहा है, अभी यहाँ पर नेवी के थे एक पर्टिकुलर पर्सन, उन्होंने किसी और को कोर्स लेके दे दिया यहाँ पर। ये उन्होंने बोला सर मैं नेवी में हूँ, अपने लिए तो नहीं खरीद रहा हूँ, मैं एक फ्रेंड को यहाँ पर लेके दे रहा हूँ, सर इसमें थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। तो ऐसे ऐसी भी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो यार मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस अच्छा रहा पर्टिकुलर इस चीज़ के साथ में, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चलिए जो भी है, और कोई भी ऐसा है जो दिव्यांगन है वो अपना सर्टिफिकेट सेंड करना, उसको कोर्स में फ्री में एक्सेस दूंगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाकी किसी ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिए तो वो सेकंड पेमेंट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये कुछ वैसी बातें जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। तो studyloverveer.in पर भी जा सकते हैं, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। ये आर्टिकल डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा कि अगर आप लोगों को मौका मिले कि देश की सेवा करनी है 1 साल 2 साल 3 साल, तो क्या आप लोग आर्मी में जाना पसंद करेंगे? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी के बारे में बात की जाए तो कौन सी फोर्स आप लोग चूज़ करेंगे? तो बताएगा ज़रूर। यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में रही जिसका नाम था अग्निपथ, तो यहाँ पर वो तो मैं कवर करूँगा ही करूँगा पूरा अग्निपथ के बारे में। इसी के साथ में यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिस्टम भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा जो कि प्रीलिम्स से भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एक तरीके से प्रोमिसरी, जो प्रोमिसरी स्टॉपेल क्या होता है उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूँगा, क्योंकि ये रिसेंटली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है इस पर्टिकुलर स्कीम की वजह से। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में कुछ अपनी राय रखी है कि यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सकता, और क्यों यहाँ पर जो बच्चे हैं खासकर जो पहले पर्टिकुलर स्कीम के तहत उनको सिलेक्शन की एक तरीके से एक आशा लगाई गई थी, उनका सिलेक्शन कैंसिल कर दिया गया, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉपेल क्या है, यहाँ पर इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, इसका सिद्धांत क्या है, बेसिकली किस तरीके से प्रोमिस को कर तोड़ना, यानी कि धोखेबाजी करना, तो क्या है समझेंगे इसके बारे में। ये पूरा का पूरा मुद्दा स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस स्कीम के बारे में बताता हूँ। हमारे देश के अंदर में एक अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई थी। अग्निपथ स्कीम रिसेंटली अभी उसमें शॉर्ट सर्विस जो है उसके लिए मैन पावर को लेकर आया जा रहा था। बोला गया कि हर साल 45,000 से 50,000 जो बच्चे हैं उनको आर्मी के अंदर लाया जाएगा, यानी कि उनका रेगुलरली रिक्रूटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए 50,000 बच्चों को रिक्रूट कर लिया, उसमें से अब ओनली 25% बच्चे ऐसे होंगे जिनको अलाउ किया जाएगा आगे कंटिन्यू करने के लिए, यानी कि 15 साल, जैसे यहाँ पर 25% आ गए, ठीक है, तो 15 साल के अंदर जो परमानेंट कमीशन होता है उसमें उनको अलाउ किया जाएगा 4 साल के बाद में। बाकी के जो 75% हैं उनको जो है बेसिकली बोला जाएगा कि आपकी जो सेवा है वो यहीं पर समाप्त होती है। ये हालांकि कुछ बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वो भी रहेगा कि नाम तो हो गया कि आर्मी में चले गए हैं, पर उसके बाद में दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा एक तरीके से मैं उस गांव से आता हूं जहां पर हर घर में से कोई ना कोई जो आज के डेट में बच्चा है वो आर्मी में देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि आज की डेट में सिचुएशन की जैसे ही आर्मी में हो गया तो उसकी शादी के जो है बेसिकली रिश्ते आने लगते हैं कि बच्चा आर्मी में हो गया उसकी शादी कर देते हैं। पर लेकिन कल को चलकर अगर किसी बच्चे को 4 साल तक जॉब करनी है, 4 साल के बाद में अगर वो वापस आता है तो क्या उसकी एक ज़िंदगी स्टेबल लाइफ हो पाएगी? क्या वो आर्मी में रहते हुए भी उस तरीके से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी दे पाएगा जिस तरीके से एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड पर्सन जो उसी जॉब में रहने वाला है 30, 40, 50 साल तक? तो दोनों में क्या डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूँ, सबसे बड़ा तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एवरेज एज है इंडियन की आर्मी के अंदर में उसको 4 से 5 साल जो है वो नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। मतलब यानी कि यंग जो एक तरीके से बच्चे हैं जो कि लगभग 17.5 से 23 साल के बीच के, उनको यहाँ पर एलिजिबल किया गया इसके लिए अप्लाई करने के लिए। और ये जो फंडा है ये सिपाही रैंक पर है, ये ध्यान रखिएगा, ये फंडा इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा ऑफिसर के ऊपर। यानी कि अगर आप लोग एनडीए सीडीएस इन सब के थ्रू जाते हैं तो आप लोग के ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं होता है, ये ओनली सिपाही रैंक के जो बेसिकली बच्चे हैं उनके ऊपर ये इंप्लीमेंट होने वाला है। इसके पीछे पूरा का पूरा माइंडसेट क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बात की जा रही है कि ये आर्म फोर्स जो है उसके लिए बात की जा रही है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं एक लर्नर और यंग जो यूथ है वो यहाँ पर इसके अंदर आ पाएंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या है, जो सबसे बड़ी दिक्कत थी जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर सिस्टम को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि आर्मी में आना, 4 साल की जॉब देना, फिर चले जाना, तो जो एक पेंशन मिलती है आर्मी पर्सनल को पूरी जिंदगी के लिए, जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर साहब जो हैं वो भी आर्मी में हैं तो पेंशन आती है। अभी रिसेंटली इसके ऊपर काफ़ी बड़ी मुहिम भी चली थी कि 1 रैंक 1 पेंशन वाली, तो सरकार जो है वो पेंशन का बिल कट करना चाह रही है कि रिटायर तो हो गए पर फिर पेंशन देनी पड़ रही है। तो ये एक तरीके का ऐसा एक खर्चा होता है जो कि सरकार को लगता है
कई बार की पेंशन देने का मतलब क्या हो गया कि उस पैसे को और इफेक्टिवली कहीं यूटिलाइज किया जा सकता था। तो इसलिए यहाँ पर पेंशन जो है वो एक तरीके से एक्स्ट्रा खर्चा मानती है सरकार कई बार, ठीक है। इसी के साथ में फ्यूचर रेडी ऑफिसर जो है सोल्जर वो तैयार किए जाएंगे कि कहीं भी कोई भी कंडीशन हो तो कम से कम आप लोग देख सकते हैं कल को चलकर अगर ऊपर वाला न करे किसी देश के साथ में, खासकर पड़ोसी चाइना पाकिस्तान के साथ में अगर हमारी लड़ाई होती है तो हर साल इतने बच्चे जो हैं जो रिक्रूट किए जाएंगे, कम से कम एटलीस्ट 4 साल की ट्रेनिंग उनके पास में होगी। तो कल को किसी भी वक्त जो है देश की सिक्योरिटी के लिए उनको बुलाया जा सकता है। एक ऐसा यूथ हम लोग तैयार कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ताकि एक तरीके से हायर स्किल्ड जो वर्क फोर्स है वो भी तैयार की जा सके। तो ये भी फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, मतलब आप लोग समझिए यहाँ पर अगर कल को कोई यूथ जो है वो यहाँ पर इसके थ्रू आता है तो उसको बहुत सारे फायदे भी देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बस आ गया और फिर उसको चलता कर दिया। कई सारी चीज़ें हैं जो मैं भी आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिसके बेस पर आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पर यह कि देखिए सरकार क्या चाहती है, सरकार ये चाहती है कि कल को अगर कोई भी यहाँ पर आ रहा है, आने के बाद में सोचो कि 4 साल की ट्रेनिंग उसके पास में है और फिर वो यहाँ से निकल कर जा रहा है, तो सरकार का ये मानना है कि उसके लिए उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऐसे नहीं कहते कि एक सर्टिफिकेट दे दिया कि अगर कहीं भी जाओगे अगर जॉब के लिए तो वहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा एज मिलेगी वहाँ पर। जैसे नहीं आप लोग कई बार कोई सर्टिफिकेट ले लेते हो कि हाँ यार हम लोगों ने सर्टिफिकेट ले रखा है, तो उसकी तरीके से कई सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो सिस्टमेटिक वे में आगे चल सकें। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 4 साल की ज्वाइनिंग के बाद में जो अग्निवीर बोला जाएगा उनको कि अग्निवीर है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसके साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उनके लिए कुछ पक्ष भी दिए गए हैं, जैसे कि जब वो रिटायर होंगे यहाँ पर तो उनके लिए एक सेवा निधि बनाई गई है। सेवा निधि का मतलब क्या होता है, एक अमाउंट उनको दिया जाएगा लगभग 11.71 लाख का, ये उनको पेड किया जाएगा, इंक्लूडिंग द एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं 48 जो लाख का उनको लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा 4 साल के लिए। और इसी के साथ में अगर किसी की अनफॉर्चुनेट यहाँ पर जान चली जाती है तो 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर उसको पैकेज मिलेगा, ये भी बात यहाँ पर बोली गई है। और सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ इस तरीके से ये आर्मी में ट्रेनिंग करके आए हैं। तो कहीं पर भी किसी भी तरीके से जो जॉब की बात चलेगी तो वहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। कई सारी प्राइवेट कंपनी जो है वो सामने निकल कर आई थी, उन्होंने बोला था कि हाँ वो अग्निवीर को जो है वो प्रेफरेंस देंगे। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे यहाँ पर देखने को मिले थे। तो अभी हुआ क्या, ये फिर न्यूज़ में क्यों आ गई, स्कीम के बारे में इतनी बात बता दी आपने, आखिर फिर न्यूज़ में क्यों आई रिसेंटली अभी, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो स्कीम तो एटलीस्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रीलिम्स में आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा हम लोग समझ लेते हैं। अभी रिसेंटली आर्मी की एक रैली हो रही थी, यानी कि आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग आसपास में गांव से आते हैं तो कई सारे बच्चे जो हैं आर्मी की रैली में जाते हैं, वहाँ पर इकट्ठा होकर वहाँ पर भर्तियाँ होती हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अभी जैसे ही अग्निवीर स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई उससे पहले ऐसे ही यहाँ पर कुछ बच्चों का जो है एक तरीके से लगभग कंफर्म हो चुका था सिलेक्शन, पर लेकिन उसको बीच में ही डाउन कर दिया गया जैसे ही यहाँ पर अग्निवीर स्कीम सामने निकल कर आई। इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे ही अग्निवीर का अनाउंसमेंट किया गया, जो पहला जो भी पूरा एक तरीके से सिस्टम चला हुआ रहा था उसको यहाँ पर इनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसके चलते जो बच्चे हैं उस भर्ती को कंप्लीट न करने की वजह से कोर्ट में चले गए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है जजमेंट को साइड में कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर पिटिशन की जो बेसिकली जो एक पिटिशन डाली गई थी जो कोर्ट के अंदर में कि दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू करो, तो उसने भी उसको बेसिकली साइड में कर दिया। उसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पर बोला गया था कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी, यानी कि एक तरीके से प्रोमिस करना, इसमें यहाँ पर एस्टोपेल जो पर्टिकुलर ये सिद्धांत है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बोला। क्या क्या बातें बोली पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जो आर्मी और एयरफोर्स की जो अभी रिसेंटली जो कैंसिल की गई है भर्ती, तो उनमें एक तरीके से आप लोग ये समझिए कि जो पर्टिकुलर उस भर्ती के अंदर में सिलेक्टेड हो चुके थे तो उनका प्रोसीजर कंप्लीट नहीं किया गया। उसकी वजह से यहाँ पर वो जो है सदमे में आ गए बच्चे कि यार आखिर हमारी भर्ती क्यों रोक दी गई। सोचो आप लोग प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हो और मेंस में आप लोग बैठ रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर बोल दे कि ये भर्ती कैंसिल बोरी की बोरी, जैसे तैसे लेगी प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो कंडीशन क्या रहेगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि फुल कंप्लीट भर्ती होगी, ठीक है, तो उसमें भी फिर बोल दे कि ये भर्ती कैंसिल होगी इस रीजन की वजह से। तो कई सारे इशू देखने को मिलते हैं। तो ये जो प्रोमिस करने वाली बात होती है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है, यानी कि कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर मान लीजिए आप लोग कहीं पर किसी पर्टिकुलर कंपनी में जाकर काम करते हैं तो पर्टिकुलर एग्रीमेंट होता है कि हाँ इतने साल तक आप लोग काम करोगे, ये चीज़ें हैं, अगर इस तरीके से चीज़ें चलेंगी, यहाँ पर ये काम आप लोग प्रोवाइड कराओगे, तो उसमें एग्रीमेंट रहता है। कोई दिक्कत ही नहीं है, दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो गया, कल को कुछ भी दिक्कत हो रही है तो वो एग्रीमेंट लेकर चले जाएंगे 1 मिनट में कि भाई साहब इस इंसान ने एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया है। पर लेकिन सोचो अगर कोई एग्रीमेंट ही ना हो, बस एक प्रोमिस का रखा हो कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ होना चाहिए,
तो फिर क्या होगा, जैसे कि जो भी फॉर्म निकलते हैं इनमें कहीं एग्रीमेंट नहीं रहता है। अगर आप लोग कंप्लीट प्रोसीजर भी कर लो तो इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है कि वो आप लोग को जॉब देंगे ही देंगे, वो भर्ती कैंसिल हो जाती है, कई बार होती है, आप लोगों ने अब तक देखा होगा यहाँ पर। और कई सारी यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन पहले लोग झेल भी चुके हैं हमारे देश के अंदर भी। तो यहाँ पर उसी मुद्दे को लेकर अभी बात की जा रही है। तो प्रिंसिपल जो है यहाँ पर ये प्रोमिसरी का, ये इंडिया के अंदर भी अगर आप लोग बोलोगे तो यहाँ पर इसको इन्फोर्स किया जाता है, पर लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है, कि हाँ ऐसा कुछ करना ही करना है, या फिर एक प्रोमिसरी टाइप की चीज़ें होती हैं। तो फिर इसको चेक कैसे करते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि एक तरीके से इसको ऐसे देखा जाता है जैसे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का फायदा हो रहा, वो क्या हो गया, वो मेरा और मेरे साथ में किसी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो समझ में आता है। एक होता है पब्लिकली कोई चीज़ आ रही है, जो भर्ती है वो एक पब्लिक चीज़ है कि हाँ ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला वो एक पब्लिक पॉलिसी का इशू है, वो किसी इंडिविजुअल के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि यहाँ पर प्रोमिसरी की बात लेकर आप लोग आ जाओगे और उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। वो पॉलिसी का मैटर है, वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी का मैटर है। वो ऐसा नहीं किसी एक इंसान को कॉन्ट्रैक्ट लेकर दूसरे इंसान को दे दिया तो आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पर ये गलत काम कर दिया यहाँ पर लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर तो एक पब्लिक पॉलिसी है, उसमें एक पब्लिक पॉलिसी को रिजेक्ट कर देगा, दूसरी पॉलिसी ला रहे हैं उसकी जगह, और जो दूसरी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं उसमें भी किसी और को नहीं, ऐसा नहीं है अपने किसी जानने वाले को जॉब दी जा रही है, कुछ ऐसी कंडीशन वहाँ पर हो रही है, उसमें फिर से सब बच्चों को मौका मिलेगा, जो ऑलरेडी निकल कर गए पहले वाली में उनको भी इसमें मौका मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर जो पिटिशन डालने वाले थे उनकी पिटिशन जो है वो रिजेक्ट कर दी। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये सिस्टम जो है ये न्यूज़ में आ गया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये केस छगनलाल केशवलाल मेहता, ये इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। ये पर्टिकुलर केस है पटेल नरेंद्र दास हीराबाई 1981 का केस था यहाँ पर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन को अप्लाई करने की बात की गई। अप्लाई करने की बात की गई कब कैसे, यहाँ पर 3 कंडीशन इसने दी। पहले में तो ये बोला गया कि मस्ट बी क्लियर और अनएम्बिगुअस प्रोमिस, यानी कि अगर मैं आप लोगों से कोई प्रोमिस करता हूं कि हाँ भाई साहब, जैसे मैंने बोला कि एप्लीकेशन के ऊपर क्विज स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, और ये जो प्रोमिस मैंने किया है यहाँ पर ये पब्लिकली आप लोगों ने इसको जैसे वीडियो के अंदर मैंने बोला है, तो आप लोगों के पास में एक तरीके से रिकॉर्डिंग भी है कि ऐसा कुछ होने वाला है। पर लेकिन अगर मैं बोल दूं कि यार ऐसा कुछ हो, सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है, पता नहीं क्या हो पाएगा क्या, तो ये क्या हो गया, इसमें कहीं क्लियर कट नहीं बोला मैंने, ठीक है। तो ये मतलब क्लियर कट होना चाहिए बिल्कुल कि हाँ ऐसा कुछ बोला, वो एक तरीके से मतलब एक तरीके से बिल्कुल अच्छे से बोलना चाहिए कि हाँ प्रोमिस है भाई साहब, ये काम मैं कंप्लीट करूंगा। जैसे मैंने बोला कि ईयरली वीडियो आप लोग की आती है हर साल, अब की बार भी आप लोग की ईयरली वीडियो देखने को मिलती है। तो इसमें क्यों बोला गया ये, क्योंकि आप लोग का पेपर आ रहा है तो एक ईयरली वीडियो भी आप लोग की आएगी, ठीक है। आप लोग की जो है अभी रिसेंटली बस 1-2 दिन के अंदर में आप लोग को जो आप लोग की मार्च की कंप्लीट मंथली वीडियो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब तक कोई भी मंथ की वीडियो नहीं रुकी है, तो मैंने प्रोमिस कर रखे हैं, और प्रोमिस का मतलब है कि मुझे वो पूरे करने हैं क्योंकि मैंने प्रोमिस कर रखे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि मैंने क्लियरली बोल रखा है कि मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड कराऊंगा तो कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि और भी कई सारे कमिटमेंट चल रहे हैं अभी पैरेलल में एप्लीकेशन के ऊपर, तो वो चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। पर लेकिन वो वीडियो भी आएगी और ईयरली वीडियो भी आएगी जल्दी आप लोगों की। तो ये कमिटमेंट हो गया, इसमें कहीं भी एक तरीके से आप लोगों को ये देखने को नहीं मिल रहा है कि हाँ कहीं भी इसमें एम्बिग्युइटी है, ठीक है। तो ये एक तो ये हो गया, तो उसके अंदर में कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, कोई एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए प्रोमिस। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या बोला गया कि जो प्रोमिस किया गया वो रीजनेबल होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ उल्टी सीधी बातें बोल दी उठाकर कि हाँ भाई साहब मैं बोल दूं कि चांद लाकर तुमको दे दूंगा मैं कल से, ठीक है, कल से सूरज ना तुम्हारे घर में ही होएगा, तो कोई मतलब थोड़ा ना बेतुकी बात है, फालतू की बात है। तो कोई ऐसा प्रोमिस होना चाहिए जिसका कोई रीजन हो, एक रीजनेबल ग्राउंड पे हो, सर पैर वाली बात ना हो कि प्यार में पागल है चांद तारे तुम्हारे कदमों में लाकर बिछा दूंगा। अच्छा हाथ तो लगा के दिखा किसी चांद तारे को, किसी चांद को, सूरज जो है मैं तुम्हारे आंगन में बिछा दूंगा, भाई साहब जला के राख कर देगा सूरज, ठीक है। तो ये कोई रीजनेबल थोड़ी ना चीज़ें हैं। तो रीजनेबल चीज़ें क्या है कि यार तुमको गाड़ी दिला दूंगा, घर दिला दूंगा, ठीक है, समझ में आता है, ये रीजनेबल है। तो कहना रीजनेबल होना चाहिए, एक तरीके से फालतू की चीज़ें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ में वो इंसान जिसके साथ में प्रोमिस किया गया उसको लॉस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये बच्चे जो आए थे एक तरीके के, तो उनको लॉस है ना, जो कि सिलेक्टेड हो चुके थे लगभग, तो उनके लिए तो लॉस है, उन्हें तैयारी की थी, सोचो कोई भर्ती कैंसिल हो जाए तो आप लोगों के लिए लॉस है, तो तब आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पर खुद एक पर्टिकुलर केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोली है। तो ये पर्टिकुलर जो छगनलाल केशवलाल मेहता बनाम पटेल, जो यहाँ पर बनाम पटेल मतलब वर्सेस पटेल नरेंद्र दास हीराभाई का केस था 1981 का, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन सकता है, इसलिए मैंने बोला कि इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज 2 हो गई, एक तो पर्टिकुलर एक डॉक्ट्राइन के बारे में बात कर ली हम लोगों ने, एक केस के बारे में बात कर ली, एक स्कीम जो रिसेंटली अभी लॉन्च की गई है उसके बारे में हम लोगों ने बातें कर ली, ठीक है।
कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया इसके बारे में आप लोग देखते हैं कि सेवा निधि क्या है, किस तरीके से यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देने वाली है। तो 4 साल तक का पूरा प्रोसीजर रहेगा। यहाँ पर सेवा निधि के तहत हर एक बच्चे को 11.71 लाख रुपए यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो यहाँ पर 4 साल के बाद में जो यहाँ से एग्जिट होने वाले हैं। 25% ऐसे रहेंगे जिनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, बाकी के 75% जो है वो जो है उनका काम ड्यूरेशन वहाँ पर उस टाइम पर कंप्लीट माना जाएगा। तो ये सारी बातें आप लोगों के सामने हैं, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर अब आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। चलिए देखता हूँ कितने अच्छे से आर्टिकल सुना है। आर्टिकल सुनने का तभी मजा है जब आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे, तभी उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। जैसे कि अग्निपथ स्कीम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है वो बताना है। इट इज़ ए शॉर्ट सर्विस स्कीम है जो कि इंडियन आर्मी के लिए रिक्रूट करी जा रही है जो यंग सोल्जर्स हैं, ये पहला स्टेटमेंट में बोला गया। दूसरा, ये एक तरीके से प्राइमरी मोटिव है इसके पीछे, स्कीम के पीछे, कि कट डाउन किया जा सके पेंशन बिल का बर्डन, ये बात यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। सही आंसर क्या है, A, B, C या फिर D। क्वेश्चन को थोड़ा सा और रिफाइन यहाँ पर किया जा सकता था, इसके अंदर में एक शब्द डाल दिया जाता था ओनली इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है, वैसे अगर आप लोग देखोगे वैसे तो दोनों स्टेटमेंट अब आप लोगों को सही नजर आएगी कि इंडियन, देखो कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, यहाँ पर कहीं ओनली नहीं डाला तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इट इज़ ए शॉर्ट सर्विस स्कीम फॉर इंडियन आर्मी टू रिक्रूट द यंग सोल्जर। तो इंडियन आर्मी के लिए भी है, एयरफोर्स के लिए भी है, नेवी के लिए भी है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, पर लेकिन डाल देते हैं ओनली फॉर इंडियन आर्मी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत हो जाती। तो इस तरीके से भी आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। तो फिर क्या हो जाता, फिर आंसर आप लोग का बी देखने को मिलता। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और बाकी सेवा निधि और जो सारी चीज़ें हैं वो छोटी छोटी बातें हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बताइए कौन सी फोर्स में आप लोग जाना चाहेंगे अगर आप लोगों को मौका मिलता है अपने देश में सर्विस देने के लिए। ठीक है, इजराइल दुनिया में एक ऐसा देश है जो कि नेशनलिज्म के लिए जाना जाता है। नेशनलिज्म यानी कि एक तरीके से राष्ट्रवादिता, एक तरीके से बोल सकते हैं, एक तरीके से नेशनलिज्म आप लोग बोल सकते हैं, कूट कूट कर भरा हुआ है। और इसमें बहुत बड़ा रीजन एक और है, यहाँ पर आप लोगों को शायद इस चीज़ के बारे में पता भी होगा अगर रेगुलर आप लोग मेरे साथ में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आज की डेट में भी इजराइल के अंदर में एक फंडा है कि हर एक इंसान को कुछ साल के लिए आर्मी में सर्व करना पड़ता है, इनके अपनी जो है बेसिकली फोर्स में सर्व करना पड़ता है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर उनके अंदर में काफ़ी ज़्यादा राष्ट्रभक्ति की जो भावनाएं हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इजराइल मिलिट्री के द्वारा अभी रिटेलिएट किया गया, जो यहाँ पर सीरिया के द्वारा जो यहाँ पर हरकतें की गई थी और उसके पड़ोसी देश जो हरकतें कर रहे हैं उनका एक तरीके से रिप्लाई किया गया इनके द्वारा। जानेंगे पूरा मुद्दा क्या है ताकि आप लोग चीज़ों को यहाँ पर समझ पाएंगे। इंटरनेशनल इशू है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आखिर अभी ऐसा मुद्दा क्यों देखने को मिला, आखिर इजराइल की मिलिट्री ने पड़ोसी देश को क्यों यहाँ पर धुना, उसके बारे में जानेंगे। पर उससे पहले ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है यार जो आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर कर देगा कि इजराइल का और पैलेस्तीन का क्या इशू है। अगर आप लोग 1946 में जाएंगे तो 1946 तक पैलेस्तीन ही पूरा यहाँ पर इस एरिया में हुआ करता था। एक देश इजराइल नाम का कोई देश हुआ नहीं करता था यहाँ पर, यानी कि इक्का दुक्का कुछ यहाँ पर जो है जीयूस कम्युनिटी के लोग रहा करते थे, पर लेकिन उनका कोई देश नहीं हुआ करता था। मैप फर्स्ट में 1946 में कोई देश नहीं था, पर लेकिन 1947 में यूएन के प्लान के हिसाब से माने तो यहाँ पर इजराइल का जन्म हो गया और इजराइल ने यहाँ पर इतना सारा पोर्शन जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर 1967 तक यहाँ पर जो है इजराइल और ज़्यादा हो गया। अभी फिलहाल प्रेजेंट में ये समझो कि यहाँ पर कहानी खत्म हो चुकी है पैलेस्तीन की, और पैलेस्तीन जो है वो एक मुस्लिम कंट्री था और यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर जो इजराइल है वो एक ज्यूइश कंट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, ये सारे जो भी बड़े बड़े देश हैं ना जो आसपास में जो आप लोगों को मुस्लिम कंट्री देखने को मिलते हैं, इजराइल ने सबको बैठा बैठा कर पीटा है। यानी कि अगर मैं बताऊं तो इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरेबिया एक साथ में सबको उठाकर पीटा है। 6 दिन की लड़ाई में सबको जो है धरती पे इसने एक तरीके से उन्हें मुंधे मुंह धरती पर डाल दिया था इसने। अगर आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, एक टाइमलाइन मैं आप लोगों को बताऊंगा, पर उससे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर एक तो सबसे बड़ा अल्ट्रा नेशनलिज्म गवर्नमेंट आप लोगों को देखने को मिल रही है आज के डेट में, यानी कि अति राष्ट्रवाद, यानी कि एक तरीके से भाई साहब अपना देश है इसके अलावा कोई नहीं है दुनिया में, वो वाली फीलिंग यहाँ पर आ रही है। और आए भी क्यों ना, जब आप लोग किसी ऐसे एरिया में आप लोग रहते हो जहाँ पर आप लोगों को एक तरीके से लड़ लड़ कर सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, तो इस तरह की फीलिंग जो है इंसान के अंदर में डेवलप की जाती है उस देश के नागरिकों के अंदर में भी। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ यहाँ पर, ये बेसिकली अल अक्सा जो मोक्स है, जो मोस्क है यहाँ पर यरूशलेम के अंदर, तो उसकी वजह से यहाँ पर अभी दिक्कत देखने को मिली। अटैक किया गया लेबनान के द्वारा, गाजा स्ट्रिप के द्वारा, सीरिया के द्वारा बेसिकली इजराइल पर। तो इजराइल ने क्या किया, अभी यहाँ पर उनको रिप्लाई किया है
और इसी के साथ में ईरान जो है वो काफ़ी हद तक सीरिया के अंदर में सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि कहने का मतलब ये कि इनका पूरा मुद्दा ये रहता है कि कैसे इजराइल को जो है दबा के रखा जाए। पर लेकिन इजराइल का अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे, उसने हमेशा से अपनी जो है एक तरीके से दादागिरी इस रीजन में रखी है। जैसे इजराइल ने, आखिर सीरिया गुस्से में क्यों रहता है, इजराइल ने गोलान हाइट का जो रीजन है यहाँ पर सीरिया से छीना था। ठीक है, पर्टिकुलर अगर देखेंगे यहाँ पर ये सीरिया हो गया, ये जॉर्डन हो गया, ये इजराइल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो गाजा स्ट्रिप वाला पोर्शन है आप लोगों को यहाँ पर ये छोटा सा देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो रीजन है यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, ये है सनाई पेनिसुला। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आज की डेट में जो यहाँ पर ये आप लोगों को अगर देखने को मिले इजराइल, तो सारे पोर्शन में काफ़ी हद तक चीज़ें अपने कंट्रोल में रखता है। इसने गोलान हाइट जो है 1967 की जब लड़ाई हुई थी 6 दिन की, जब यहाँ पर इनको चट्टू लगाए थे इसने इजराइल ने, तब से इसको अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। किसी की हिम्मत नहीं है कि ये इससे मांग सके। तो 6 डे की वॉर इसको बोला जाता है। कई बार याद रखिएगा, 6 दिन में सोचो 6 देशों को बेसिकली एक तरीके से ना एक धूल चटा दी। तो बहुत ही एक ताकतवर चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही थी आप लोग को। एक तो ये याद रखिएगा यहाँ पर कि इजराइल जो है वो गोलान हाइट उसके कंट्रोल में, और सीरिया से उसने छीना था 6 दिन की लड़ाई के ड्यूरेशन में। पॉइंट नंबर 1। इसी के साथ में अगर बात करें 1981 की बात की जा रही है, यहाँ पर जो गोलान हाइट है उसके कंट्रोल में है इजराइल के अंडर में, और वो उसको कंप्लीटली एनेक्स कर चुका है। अब फिलहाल यहाँ पर इजराइल का ही वो माना जाता है। ठीक है, तो सीरिया के हिस्से में कुछ नहीं आता है। और यहाँ पर इन्होंने ट्राई भी किया था चीज़ों को सेटल करने की, हाँ चलो नॉर्मल कर लेते हैं चीज़ें, पर लेकिन इनका सेटलमेंट फेल हो गया था यहाँ पर 2000 के एयरफेयर में। ठीक है, ईरान जो है वो आज की डेट में खूब मनी और वेपन सपोर्ट प्रोवाइड कराता है सीरियन प्रेसिडेंट को, ताकि इजराइल को भी थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। पर वही है, इजराइल के पीछे आप लोगों को यूएस से खड़ा हुआ मिलेगा, तो वहाँ पर चीज़ें एक अलग ही लेवल पर रहती है। और इवन इजराइल ने रिसेंटली ये बोल दिया कि अभी जो बाइडन जो है वो उतने फेवर में नहीं है बेसिकली इजराइल के। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि अगर यूएस से भी कल को नहीं आता है और हम लोग को ईरान के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, तो हम लोग ईरान को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तक बातें अभी आ चुकी है मार्केट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अलग लेवल पर सारी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करती हुई नजर आती है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर अभी दिक्कत देखने को मिलती है। तो हो सकता है जल्दी एक अलग आगाज आप लोगों को नजर आए। ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर में आप लोगों को चीज़ दिख ही रही है, इजराइल के अंदर में भी यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन जो बोली गई, तो यहाँ पर गलत तरीके से आग लगती हुई आप लोगों को नजर आएगी, जो कि जल्दी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि इनके द्वारा रिसेंटली अभी यहाँ पर कई सारे अटैक किए गए इजराइल के ऊपर सीरिया से, सीरिया के ऊपर इजराइल से। तो ये कंडीशन चलती रहती है यहाँ पर। और अभी यहाँ पर जो अटैक किए गए जॉर्डन के द्वारा भी यहाँ पर, तो पड़ोसी देश जो है मुस्लिम कंट्री हैं, तो वो इजराइल को स्वीकार ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो पर लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पर है इजराइल तो इजराइल है, वो भाई साहब उसकी एक तरीके से जो एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी भी ऐसी है कि एक तरीके से ना, वो नहीं कहते कि एक तरीके से मुंह के नीचे से खाना उठाकर ले जाएं, इस तरीके से काम करती है। पर लेकिन कई बार क्या रहता है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि स्ट्राइक कर दी है, पर लेकिन हम लोग उसका एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग नहीं, इजराइल वाले। ठीक है, तो ऐसे भी सिचुएशन देखने को मिलती है। क्या हुआ, 1 सेकेंड। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है अगर आप लोग बोले यहाँ पर कि ये सारी चीजें, 1 मिनट, इसका मतलब यहाँ पर ये कतई नहीं हुआ कि यहाँ पर एक तरीके से जब कंडीशन होती है कि यहाँ पर ये सिचुएशन सही है, क्योंकि दोनों तरीके से यहाँ पर निहत्ते लोगों की जान जाती है, तो उसकी वजह से काफ़ी खराब सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। अभी मैं आप लोग कुछ बातें बताता हूँ, जैसे इंडिया की पोजीशन है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अगर बात करें तो हम लोग क्या सोचते हैं। अब तक हमारा और इजराइल का प्यार जो था वो ऐसा था जैसे एक लड़का और लड़की जो है वो रिलेशनशिप में रहते हैं, किसी को बताते नहीं है। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर जब से मोदी साहब जो है पिक्चर में आए, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को साफ तरीके से यहाँ पर इन्वाइट किया, खुद भी इजराइल में वहाँ पर घूमने के लिए गए, तो हमारा अब रिलेशनशिप जो है वो जग जाहिर हो चुका है कि इजराइल के साथ में हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं। पर फिर भी हम लोग हमेशा पैलेस्तीन के लिए भी हम लोग बात करते हैं कि एक सोवरन एक टेरिटरी होनी चाहिए, एक इंटीग्रेटेड रीजन होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं कि जो इजराइल कर रहा है वो सही कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि आराम से चीज़ों का सेटलमेंट होना चाहिए। सीरिया और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में जो है कई बार जो दिक्कत होती है, देखो हम लोग क्या है, हम लोग कई सारे देश के ऊपर डिपेंडेंट है, अभी हथियार के लिए इनके ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर इजराइल को जब सपोर्ट करते हैं तो पड़ोसी जो देश हैं, खासकर अगर बात करेंगे जैसे कि नहीं हमारे सऊदी अरेबिया सारे चिढ़ते थे कई बार, पर अभी यहाँ पर इनका रिलेशन अच्छा किया जा रहा है। अब लोग खुद देखो तो बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे लिए मेन रीजन क्या है, हमको अपना देखना पड़ता है हमारी एनर्जी की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है,
तो इस तरीके से समझ सकते हैं। कई बार और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे मान लीजिए कई बार ना एक तरीके से, जैसे आज की डेट में कोई एक देश के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो उसकी वजह से दूसरे देश के साथ में पहले रिलेशन बिगड़ जाया करते थे, पर अब नहीं बिगड़ते हैं। जैसे यूएसए कहता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इंडिया कहता है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो यूएसए कहता है यार पाकिस्तान जो है वहाँ पे मेरा अलग इंटरेस्ट है। तो ऐसे ही आज के डेट में इंडिया ने बोल दिया कि भाई साहब रसिया के साथ में मेरा अलग से इंटरेस्ट है। और इंटरेस्टिंग चीज़ तो यहाँ पर यह है कि रसिया से अगर हम लोग हथियार खरीदते हैं तो यूएसए को ज़्यादा एक तरीके से ना इरिटेशन होती नहीं है। आप लोग बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, यूएसए को इरिटेशन क्यों नहीं होती अगर हम लोग रसिया से ज़्यादा हथियार खरीद रहे हैं? क्योंकि ये बात यूएसए को बिल्कुल क्लियर है माइंड में कि इंडिया अगर रसिया से हथियार खरीदेगा तो उनका इस्तेमाल अगर कहीं होने के चांसेस हैं तो वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होने के चांसेस है। और चाइना को टैकल करने के लिए यूएसए जो है वो शानदार दंडभेद लगा रहा है। तो ये एक एंगल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये अपने ही आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट एंगल है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग रसिया से हथियार खरीदते हैं तो चाइना बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा सबके ऊपर प्रतिबंध लगा देता है। S-400 की बात चल रही थी काफ़ी समय तक, प्रतिबंध लगाएंगे, पर हमारे ऊपर प्रतिबंध ही नहीं लगाए, जबकि अपने पड़ोसी देश जो है उसके जो नेटो के मेंबर है तुर्की वुर्की, उनको खूब लटकारा, उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाए गए, पर हमारे ऊपर नहीं लगाए, क्योंकि उसको पता है एट द एंड ऑफ द डे अगर इसका इस्तेमाल कहीं होगा तो वो चाइना के खिलाफ होगा। तो इनडायरेक्ट वे में यूएसए की हेल्प हो रही है अगर हमारे पास में हथियार आ रहे हैं चाइना को टैकल करने के लिए। तो इस तरीके से भी आप लोग इस सिचुएशन को समझ सकते हैं। यानी कि ये सारे बड़े ही डिफरेंट तरीके के गेम आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके की कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर, ये नीचे वाला रीजन इसको गाजा स्ट्रिप बोलते हैं, इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं, दोनों पैलेस्तीन का पार्ट है। हालांकि बचा कुछ है नहीं है। यहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट लोग रहते हैं जो कि अगर इस वाले रीजन के बारे में आप लोग बात करते हैं गाजा स्ट्रिप में, और वेस्ट बैंक में थोड़े से ऐसे लोग रहते हैं जो कि शांति में बात करते हैं, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन सोल्यूशन आज तक निकला नहीं है। 2 नेशन की थ्योरी भी यहाँ पर दी गई थी कि दोनों देशों को अलग अलग बना दो, पर लेकिन आज तक भी सोल्यूशन निकला नहीं है। ये एक अलग ही पैटर्न में आप लोगों को चीज़ें नजर आती है। बाकी ये जो रीजन है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर लेबनान हो गया, गोलन हाइट मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। यहाँ पर जॉर्डन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को इजराइल देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया 2015 में भी, आप लोग देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन था। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, बोला जा रहा है कि गोलन हाइट समटाइम्स अपीयर इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवेंट रिलेटेड टू, तो सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया या फिर सेंट्रल अफ्रीका। तो कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है? तो ये पर्टिकुलर रीजन जो है इसको मिडिल ईस्ट की कैटेगरी में आप लोग रखते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रीजन के बारे में आप लोग याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कि किस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात की जा रही है, या फिर आगे पूछ ले जाए कि किस रीजन का ये एरिया है, तो इसको आप लोग मिडिल ईस्ट बोलते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। एक और क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, अगर बात करें, ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है। बात की जा रही है कि आप लोगों को यहाँ पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जो साउथ वेस्ट एशिया की है डज नॉट ओपन आउट इन द मेडिटेरेनियन सी, यानी कि मेडिटेरेनियन सी में कौन सी नहीं खुलती है? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। तो ये मैप मैंने काफ़ी तसल्ली में आप लोगों को यहाँ पर दिखाया, ये वाला मैप आप लोग देखिए और अच्छे से आप लोग देख पाएंगे। ये इधर मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर क्या हो गया, लेबनान हो गया, यहाँ पर इजराइल हो गया, ये जॉर्डन हो गया। तो जॉर्डन यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट नहीं नजर आएगा। थोड़ा सा और अच्छे से आप लोग देखेंगे तो जॉर्डन आप लोग देखते हैं ऊपर हो गया मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो जॉर्डन मेडिटेरेनियन सी में नहीं है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर बन जाते हैं कई बार। ऐसा नहीं कि आप लोगों से वही पूछेंगे किस किसकी लड़ाई चल रही है, वो नहीं पूछेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए जॉर्डन जो है वो नहीं है यहाँ पर, बाकी लेबनान हो गया, तो यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं इजराइल हो गया, ये सीरिया हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने 2018 में, ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है रीज़न कि इससे अलग अलग क्वेश्चन पूछ ले गए यहाँ पर, ठीक है। एलेप्पो यहाँ पर सीरिया से रिलेटेड है, इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है किरकू जो है यमन से रिलेटेड है यहाँ पर। इसी के साथ में बात की जा रही है मसूल, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, पैलेस्तीन से रिलेटेड है यहाँ पर। मज़ार शरीफ यहाँ पर अफगानिस्तान से रिलेटेड है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 1 4 2 3 3 4। सही आंसर क्या है? ABCD अगर आप लोगों से पूछ जाए तो बताइए। तो आंसर है यहाँ पर बी सही। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब यहाँ पर 1 और 4 सही है, ठीक है। तो यानी कि 1 सही है यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। और 4 जो अफगानिस्तान के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी जो बात की जा रही है यहाँ पर किरकू के बारे में और यहाँ पर मसूल के बारे में, तो ये दोनों के दोनों आप लोगों को यहाँ पर किरकू एक तरीके से आप लोग देखते हैं इराक के अंदर में है, ठीक है। और मसूल जो है ये आप लोगों को ये भी इराक के अंदर में नजर आएगा। बाकी ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ लिया है तो मज़ार शरीफ अफगानिस्तान के अंदर आप लोग देखते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कन्फ्यूजन आप लोग के मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये किरकू आप लोग देखिए यहाँ पर हो गया, ठीक है, इराक के अंदर में, ओके। तो कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था रिसेंटली अभी, जो जिसको बोलते हैं इरबिल। तो ये कई सारे यहाँ पर ये हो गया
ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये सही कई सारे पोर्शन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, तो इसलिए टॉपिक को ढंग से तैयार करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या बताना है कि गोलान हाइट के साथ में कौन सी कंट्री अपने बॉर्डर टच करती है, तो बताइए 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर ए, ठीक है। सऊदी अरेबिया नहीं है यहाँ पर आसपास में, अगर आप लोग देखोगे तो ये गोलान हाइट के पास में सऊदी अरेबिया कहीं भी नहीं है। क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे ही पूछा सकता है कि इंडिया इज ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन द ओल्ड टाइज विद पैलेस्टीन एंड ग्रोइंग रिलेशन विद इजराइल, तो एक्सप्लेन करना है आप लोगों को। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है मेंस के अंदर भी, तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई। अब जो यूपीएससी ने कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखे हैं वो भी आप लोग अटेम्प्ट करा दिए, बाकी आप लोगों के लिए अलग से भी क्वेश्चन यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया। तो इस तरीके से तैयार करो टॉपिक को, ठीक है। बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन, तो प्रीलिम्स और मेंस हर तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारे मैप और क्या क्या इश्यूज सब बता दिया, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, उसको दूर कर ही आप लोगों को जाना है, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन साथ में लेके नहीं जाना है, और फीडबैक जरूर दिया करो, पूछ लिया करो, डाउट है तो उसको क्लियर कर लिया करो। यहां पर जो बात की जा रही है ये एविएशन की सेफ्टी के बारे में बात की जा रही है। एविएशन मतलब उड़ियन, जो बेसिकली पर्यटन मंत्रालय बोलते हैं ना इसे, उड़ियन मिनिस्ट्री, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से जो हवाई जहाज के थ्रू यात्रा की जाती है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, ये एक रेगुलेटरी जो बॉडी है उसके बारे में बात करूंगा। जीएस पेपर 2 के साथ में आप लोग बात कर सकते हैं। एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर जो यूएसए की है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने कैटेगरी ए का स्टेटस इंडिया के लिए रखा है, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाता है हमारी कंट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सही डायरेक्शन में चल रही है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करूँ, इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी जो यहाँ पर असेसमेंट किया जाता है, ये एक तरीका ऐसा प्रोग्राम है जो कि इस चीज़ को असेसमेंट करके बताता है कि कितनी सही हैं चीज़ें। तो FAA कंडक्ट कराता है IASA प्रोग्राम, ये एक तरीके से ईयर ऑन ईयर आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 साल के पीरियड के लिए। तो यहाँ पर इसमें ऑडिट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो अभी जो रिव्यू किया गया 2022 का किया गया, तो यहाँ पर पर्सनल लाइसेंसिंग कैसे दी जा रही है, ऑपरेशनल कैसे चल रहा है एयरक्राफ्ट का, एयरवर्थनेस क्या है यहाँ पर एयरक्राफ्ट की, उन सब चीज़ों का असेसमेंट करके यहाँ पर जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर चीज़ों को आगे लेकर चला जाता है। तो जो फाइंडिंग्स हैं यहाँ पर इसके बारे में, तो उसके बारे में बात करते हैं। FAO जो है वो इन्फॉर्म कर रहा है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसके तहत यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है सेफ्टी के हमारे देश के अंदर में फॉलो किए जा रहे हैं अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें शिकागो कन्वेंशन हुआ था उसमें बोला गया था, तो हमको स्टेटस ए दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली जो यहाँ पर लास्ट टाइम जो चीज़ें देखने को मिली थी वो 2018 में देखने को मिली थी। तो 4 साल बाद अगर कोई ऐसा असेसमेंट किया जा रहा है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों के लिए हो सकते हैं, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर हो जाएगी यहाँ पर, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्रीलिम्स में बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि 1944 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसका फाउंडेशन रखा गया ताकि जो पीसफुल एयर ग्लोबल नेविगेशन को अच्छे से लेकर चला जा सके, यानी कि इसमें कोई भी हरकतें देखने को न मिले। हम इसके मेंबर हैं, टोटल मिलाकर 193 मेंबर हैं, तो हम भी एक मेंबर हैं। हेडक्वार्टर, ये अभी रिसेंटली मुझे लग रहा है शायद कई सारे पेपर में वनडे टाइप एग्जाम में पूछा गया कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलता है। सिविल एविएशन के द्वारा यहाँ पर जैसे 7 दिसंबर 1944 में शिकागो कन्वेंशन साइन किया गया इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए। अब आप लोग सोच के चलो, आप लोग मान लीजिए एसएससी का पेपर दे रहे हैं, वहाँ पर पूछ लिया कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो क्वेश्चन बन गया एसएससी का। अब यूपीएससी के अंदर में जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो वहाँ पर क्या पूछ लेगा कि शिकागो कन्वेंशन जो है ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पर ये मतलब कब यहाँ पर साइन किया गया, या फिर यहाँ पर पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर कन्वेंशन शिकागो कन्वेंशन किससे रिलेटेड है इनमें से, तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा। यानी कि टॉपिक वही है। तो कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये न्यूज़ जो है यूपीएससी के लिए है, ये न्यूज़ एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, करंट अफेयर है यार। ये एसएससी बैंकिंग यूपीएससी का कोई टैग नहीं लगा होता है इसके ऊपर, एक्चुअली ये हर एक एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है, ठीक है। तो अलग अलग न्यूज़पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। हो सकता है कई बार कोई आर्टिकल थोड़ा सा लेट हो जाए, पर लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा वो आप लोगों के सामने जरूर आएगा, तो उसके लिए आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो आप लोग चीज़ों को अगर नहीं छोड़ोगे, आप लोग लेक्चर में अगर गैप नहीं मारोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप ही गैप मार दो तो फिर तो देखो इशू है, ठीक है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, इससे पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने इस आर्टिकल को सुना है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। तो ICAO जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो 1945 में स्टैब्लिश की गई, पॉइंट नंबर 1।
ICAO जो है वो फाउंडेशन रखता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या क्या होना चाहिए पीसफुल एयर जो यहाँ पर नेविगेशन का। सेकंड ये है, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बी एंड सी, यानी कि ए एंड बी, और ये फिर नन ऑफ द अबो। सही आंसर क्या है? अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि 1944 में इसको एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, ना कि 1945 में। तो कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है आसानी से, और इसी के साथ में और भी अलग तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। तो टॉपिक तैयार हो जाए जब आप लोगों का, तो फिर टेंशन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो टॉपिक अगर क्लियर रहे तो फिर क्वेश्चन की कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर इशू क्या था, इंडिया को एक पर्टिकुलर रेटिंग दी गई है, पर्टिकुलर यहाँ पर कैटेगरी में रखा गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रखा गया है। तो एक क्वेश्चन भी आप लोगों का अटेम्प्ट हो गया। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करके जाओ तो हर जगह आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। एटलीस्ट क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करो टॉपिक के ऊपर, इससे आप लोग लंबे समय तक चीजें याद रख पाते हो, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 3 और हेल्थ के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए, हेल्थ जो है वो उसको कहां पर रखा गया है। अगर याद रखिए आप लोग यहां पर जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो उसको स्टेट लिस्ट के अंदर रखा गया है। जब संविधान के अंदर आप लोग 7वें शेड्यूल में जाते हैं तो 3 लिस्ट होती है वहां पर, उन्हें 3 ठो लिस्ट होती है, ठीक है। तो एक लिस्ट होती है यहाँ पर स्टेट लिस्ट, ये पहली लिस्ट होती है यूनियन की लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट की लिस्ट, और तीसरी होती है कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची, यानी कि यूनियन की, स्टेट की और दोनों की। तो ये लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो स्टेट की लिस्ट में हेल्थ को यहां पर रखा गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाए तो। ओके, अब आगे चलते हैं। एक प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में यहां पर आप लोगों को पता चलेगा कि अभी यहां पर बोला गया नियरली 23% आउट ऑफ द 2.1 मिलियन इंडियन जो है अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर आप लोगों को यहां पर उनका बढ़ता हुआ नजर आएगा। नॉर्मली देखिए ये सारी बीमारी ना, एक मैं इनको बोलता हूं लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज मतलब आप लोगों का जैसा लाइफ स्टाइल होगा उसी हिसाब से आप लोगों को ये बीमारी आप लोगों के पास में चिपकेंगी और उसी हिसाब से आप लोगों से दूर जाएंगी। अगर आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर रेगुलर आप लोग अपनी लाइफ को एक प्रोडक्टिव लाइफ, हेल्दी लाइफ बनाकर लेकर चल रहे हैं, तो ये बीमारी आप लोगों से दूर रहेंगी। वरना ये आप लोग की छाती पर नाचेंगे, यानी कि छाती पर नाच रहे हैं इंसान, ये बीमारी भी सेम काम करेगी। जब ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है, हाइपर टेंशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, तो नॉर्मली आप लोगों का जो हार्ट है उसके फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि 75% जो हार्ट अटैक आते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, जिसमें हार्ट की डिजीज जो रहती है वो काफी कॉमन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ब्लड का जो फ्लो है वो काफी कम आप लोगों को नजर आता है। इसको नापने के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा भी होगा, इसको बोलते हैं कि ये लेस देन 120 और इसी के यहाँ पर 120/80। तो इतना आप लोगों को यहाँ पर ये चेक करके रखना होता है, यानी कि इतना बेसिक होना चाहिए। अगर इससे ऊपर जाता है स्टेज 1 और इससे और ऊपर जाता है तो स्टेज 2 और फिर यहाँ पर दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए आप लोग अगर बॉडी के बारे में बात करेंगे ना, जो दिल है ना वो बेसिकली जिस दिन हम लोग पैदा होते हैं और जब तक हमारी पूरी जिंदगी बेसिकली चलती है, लास्ट जब सांस लेते हैं उसमें एंड तक का आप लोगों का दिल धड़कता रहता है। अगर दिल जो है वो धड़कना बंद हो गया तो ये समझो कि इंसान जो है वो खत्म हो गया। इसीलिए कहते हैं दिल के साथ में प्यार को कनेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि दिल एक ऐसी चीज है जो कभी रुकता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मेरा दिल उसके लिए धड़कता है, ठीक है। हाँ धड़केगा ही भाई साहब, अगर बंद हो गए तो फिर सारी चीजें बंद हो जाएंगी ना। तो वो इसीलिए बताते हैं प्यार की निशानी बेसिकली, क्योंकि पता ये रहेगा तो इंसान जिंदा रहेगा, वरना चीजें नहीं रहेंगी। तो ऐसे समझ सकते हैं। तो इसकी वजह से अगर बात करें, कई बार चक्कर आ जाना, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर अगर हो जाता है हाइपर टेंशन की वजह से, थकावट, इसी के साथ में बेचैनी होना, उल्टियां आना, ये सारी चीजें, ये सब चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। हार्ट बीट इरेगुलर होना, ठीक है, चक्कर आना, ये सारी चीजें। पर लेकिन ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप लोग इनको रोक भी सकते हो। मैंने बोला ना अभी लाइफ स्टाइल डिजीज है यहाँ पर, ये तो रिड्यूस किया जाए अगर सोल्ट क्या मैं आप लोगों को बोलूंगा, बेसिकली जो नमक होता है, सोल्ट के साथ में आप लोगों को जो चीनी होती है वो भी, ठीक है, नमक के साथ में चीनी, यानी कि जो भी व्हाइट जो प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि व्हाइट आप लोगों को नहीं खाना है, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो नमक हो, चाहे वो चीनी हो। कोशिश करो कि ब्राउन ब्रेड खाओ अगर आप लोगों को ब्रेड खानी है, इसी के साथ में चीनी की जगह आप लोग शक्कर खाओ या फिर ब्राउन शुगर आप लोग लेकर आओ, ठीक है। नमक का अगर ऑल्टरनेटिव आप लोग ले सकते हो तो सेंधा नमक या फिर काला नमक भी लिया जा सकता है, तो इसको ज्यादा प्रोडक्टिव माना जाता है। इसी के साथ में फ्रूट ले सकते हो, आप लोगों को ज्यादा एक तरीके से मीठा नहीं खाना है, आप लोग फ्रूट ले सकते हो, और फ्रूट में ही एक अलग से आप लोगों को पता है अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जंक फूड भाई साहब बिल्कुल अवॉइड करना है।
मैं अभी ट्रैवल कर रहा था यहाँ पर कुछ दिनों पहले, तो मैंने देखा अभी जब एक तरीके से नहीं, आप लोग कभी भी जाओगे, अगर आप लोगों को किसी मॉल के अंदर या फिर एयरपोर्ट पे आप लोग जाओगे तो 99% आप लोग यही लोग खाते हुए नजर आएंगे। मुझे कभी कभी लगता है डॉक्टरों का भविष्य कितना अच्छा है, उज्जवल है। क्यों? क्योंकि लोग सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है यार, समझ रहे हो आप लोग नहीं सुधर रहे हैं, तो डॉक्टर का भविष्य तो उज्जवल ही रहने वाला है। तो आगे अगर किसी को फ्यूचर में आप लोग को बताना क्या बनना है, तो भाई साहब बिना सोचे समझे आंख बंद करके बोलना डॉक्टर बन जाओ। क्योंकि लोगों की आदतें इतनी खराब होती जा रही है, कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई उल्टा सीधा खाना खा रहा है। ओ भाई साहब समझ रहे हो आप लोग, आने वाले टाइम में डॉक्टर की चांदी कटने वाली है। तो बेस्ट कैरियर है भाई साहब अगर डॉक्टर आप लोग बनोगे आने वाले टाइम में, ये समझ लेना। तो इसी के चलते कोशिश की जानी है कि इसके ऊपर फोकस किया जाए, या फिर फिटनेस ट्रेनर आप लोग बन सकते हो, ठीक है, डाइटिशियन आप लोग बन सकते हो। मैं करियर काउंसिल कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग लेकर चल सकते हो। एल्कोहल का रिड्यूस करना काफी ज्यादा जरूरी है, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालता है बॉडी के अंदर में जो शराब पीना होता है। सिगरेट तंबाकू जो होता है ये भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। ये बेसिकली ऐसी चीज है कि इंसान खुद कहता है कि मुझे मरना है, ठीक है, वो अपने आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा होता है, जो यहां पर इनको काफी लार्ज स्केल पर यूज करता है। तो फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंसान डेली रेगुलरली फिजिकली एक्टिव है ना, आधी बीमारी तो वैसे ही दूर कर लेगा। पर लेकिन हो क्या रहा है, इसके जस्ट अपोजिट हो रहा है। ऐसो आराम जिंदगी में आ गए, गाड़ी पर जा रहे हैं या फिर कहीं पर भी बाइक पर जा रहे हैं, एक तरीके से लिफ्ट यूज की जा रही है दबाकर, ठीक है, खाना पीना उल्टा सीधा होता जा रहा है, जंक फूड खाया जा रहा है। समझ रहे हैं ना आप लोग क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब पता नहीं ऐसे ऐसे टॉपिक आते हैं मेरे अंदर का ना, एक अलग इंसान जागने लगता है। मैंने कहा थोड़ा तो सुधरना पड़ेगा चीजों को लेकर, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक नॉर्मल, देखिए नॉर्मल हमारी बॉडी जैसी बनी है ना, अगर उसको नॉर्मल छोड़ दोगे नॉर्मल काम करेगी। पर लेकिन हम लोग नॉर्मल करने नहीं देते उनको, फिर वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, फिर कहते हैं ले यार इंसान निकल गया। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ब्लड जो है वो अगर प्रॉपर वे में फ्लो नहीं हो पाएगा, तो बॉडी पार्ट को ढंग से मिल नहीं पाएगा, तो बॉडी पार्ट कैसे काम करेंगे? तो इसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट इश्यू यहां पर बन जाता है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो बेसिक चीज है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी के चलते अगर बात करें, इंडिया जो है हाइपरटेंशन कंट्रोल जो इनिशिएटिव ये लेकर चल रहा है, ये यहाँ पर अकेला इंडिया नहीं है, यहाँ पर और भी कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारा साथ दे रही है कि भाई साहब लो चेक करो, नहीं करोगे तो निपट जाएंगे बहुत सारे लोग। उनको बताओ कि तुम निपटने वाले हो और सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे बीमारी के द्वारा। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोग के माइंड में क्लियर होना चाहिए इसको लेकर, ठीक है। क्या क्या बातें की जा रही है? ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो बेसिकली इसी के साथ में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर 5 जो ईयर के इनिशिएटिव यहां पर स्टार्ट किया गया मॉनिटर करने के लिए इन चीजों को, ठीक है। हालांकि प्रोग्राम जो है वो 2017 में लॉन्च किया गया था, और इसके चलते आगे टारगेट रखा गया था 25/25। तो अगर पूछ ले कोई आप लोगों से 25/25 ये किससे लीड है, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है? 25 का मतलब है यहाँ पर कि नॉन कम्युनिकेबल, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है भाई साहब। ब्लड शुगर मेरा हाई होगा तो मुझे ही रहेगा, वो आप लोगों को नहीं होने वाला है, ठीक है। मेरी अगर पेट में दिक्कत हो रही है तो मेरे पेट में रहने वाली है, वो आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो ये एक तरीके से ऐसी बीमारी है, कब्ज किसी इंसान को हो रखा है, कॉन्स्टिपेशन तो उसी इंसान को रहने वाला है, ठीक है। उसी को दिक्कत होगी, फिर उसी को सिगरेट चाहिए, उसी को फिर एक तरीके से नहीं, सुबह को चाय चाहिए, उसके बिना फ्रेश ही नहीं हो पा रहा इंसान। सबसे अच्छा तरीका होता है सुबह को गुनगुना पानी पियो, उससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। अगर चाय पीकर या फिर ये सब चीजें, ये बीड़ी सिगरेट ये सब चीजें पीकर अगर फ्रेश हो रहे हो तो बॉडी को जंक लग चुका है। पर लेकिन बॉडी अच्छी बात ये होती है कि आप लोग उसको कभी भी सुधार सकते हो, पर लेकिन आदतें सुधारने नहीं देती हैं। मैं आप लोगों को बताऊं 99% लोग इस दुनिया में इसलिए बर्बाद है क्योंकि किसी भी चीज को लेकर वो आलस करते हैं। जब तक ये आलस भरा रहेगा, बड़े ही बचपन में एक चैप्टर के मुझे कविता याद आ रही है, सदनी आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, अगर सुबह भी आलस आए तो क्या जग सुंदर हो पाए। तो बचपन से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि पता है आलस कितनी खतरनाक चीज है। इसी के साथ में हाई ब्लड प्रेशर, ये बेसिकली 25% जो है 25 तक यहां पर बंद करना है। ध्यान से देखिएगा, मैंने वहां पर 30 लिख रखा है, दोनों 25 है, 25 25 25 25। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अभी फिलहाल के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल जो इनिशिएटिव है 26 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, जो कि पंजाब, इसको एक बार मैप में आप लोग देख लीजिए, कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो कहां कहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो पंजाब में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां खाते पीते घर के आदमी नहीं बोलते, खाते पीते घर के आदमी है, पंजाब हो गया। इसी के साथ में केरला हो गया, ठीक है, केरला के साथ में मध्य प्रदेश आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के साथ में फिर तेलंगाना और महाराष्ट्र, ठीक है, ये तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो ये अलग अलग राज्य में इसको लॉन्च किया गया स्टार्टिंग में, पर लेकिन आगे चलकर फिर लगा, अभी तो यहाँ पर 26 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया, फिर 52 यानी कि 26 दूनी 52, ठीक है। तो यानी कि डबल में यहाँ पर देखने को मिला, और राज्य भी यहाँ पर बढ़ा दिए गए। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जैसे कर्नाटक हो गया, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अलग अलग तरीके से यहाँ पर राज्य भी बढ़ा दिए गए। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये तो हो गया इतना क्वेश्चन आप लोगों को। यहाँ पर एक और जो आगे का पार्ट मैंने आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में बनाया, तो उसको भी आप लोग देखिए। यहाँ पर
यहां पर जो बात की जा रही है 1/4 ऑफ द वुमेन एंड मेन जो आज के डेट में जो 40 से लेके 49 के बीच में है वो हाइपरटेंशन का शिकार है। यानी कि जो एज बढ़ रही है, लोग जो है एज बढ़ते ही बोलते हैं ना कि बुजुर्ग हो गए, अब क्या करें भाई साहब। लेकिन बुजुर्गों को सबसे ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर चीजें फिट रखनी है, शरीर बनाया इसी तरीके से गया कि अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर ये पैसिव हो जाएगा, और ये पैसिव हो गया तो फिर हम लोग एक्टिव पैसिव हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि कहानी जो है वो खराब हो जाएगी। सदर्न जो स्टेट है यहाँ पर वो हायर आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रिविलेंस ऑफ हायर टेंशन। तो ये याद रखिएगा, हाइपर टेंशन जो है सदर्न यानी कि साउथ के जो राज्य हैं उनमें आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखिए ना, सारे खाते पीते घर के लग रहे हैं ना यहाँ पर, ये आप लोग देखिए, ठीक है। मतलब कमेंट नहीं कर रहा हूँ, गलत तरीके से मत देखिएगा। मतलब सदर्न स्टेट में इसको याद रखने के लिए आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो खाते पीते घर के सारे लग रहे हैं, तो इस तरीके से समझिएगा। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बता रहा है, ठीक है। 21.3% वुमेन और 24% मैन आज की डेट में जिनकी एज है अबव 15, ठीक है, हाइपरटेंशन का शिकार है। 15 साल के बच्चे, 15 साल से ऊपर के बच्चे आज के डेट में समझ रहे हैं आप लोग इस चीज का शिकार हो रहे हैं। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं केरला जो है, यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हाईएस्ट केरला में जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान होगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा पैसिव, ठीक है। ये मैं भी इसका शिकार हो चुका हूं, मैंने आप लोगों को बताया भी था। बेसिकली की थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी, इसके चलते फिर बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ी मुझे। तो ये नॉर्मली आप लोगों को इंसान को देखने को मिलेगी। बेसिकली पैसिव जब हो जाता है ना इंसान, 24 घंटे लैपटॉप के सामने बैठ रहा है, किसी भी चीज को ना अपने सर पर हावी मत होने दो। जैसे लैपटॉप है वो आप लोगों की लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, यानी कि लैपटॉप सारी चीज बन गया। अब लैपटॉप है तो वहां ठीक है यार, लैपटॉप है, ठीक है, करियर है, पर लेकिन अगर जो भी चीज आप लोगों को लेकर चलनी है ना, सबसे पहले आप लोगों को ये सोचना है आप लोगों की हेल्थ कहां पर है। इसीलिए कहते हैं कि पहले पैसे कमाने के चक्कर में हेल्थ खराब कर दी और फिर हेल्थ कमा रहे हैं अपने पैसे खर्च कर कर, ठीक है, यानी कि हेल्थ को सही कर रहे हैं। तो सबसे पहले बैलेंस बनाइए अपनी जिंदगी में, नीड के हिसाब से चलिए। महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया कि ग्रीड यानी कि लालच के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना इंसान अपने आप को बर्बाद करके बैठ जाता है। मैं खुद देख लो, आंखों पे चश्मा चढ़ गया, वरना ऐसा आंख का तोड़ हुआ करता जिसकी कुछ हद नहीं है। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं मैंने लापरवाही बरती है कुछ टाइम में, तो इसकी वजह से शिकार हूं आज के में। इसलिए आज के में चीजों को थोड़ा सा रिलैक्स होकर जितनी ज्यादा हो सके उतना करने की कोशिश करता हूं, ज्यादा प्रेशर न लेते हुए अपनी जिंदगी में रिलैक्स रहने की कोशिश करता हूं, क्योंकि लाइफ एक ये इसके अलावा भी एक लाइफ है। ये मान लीजिए यूट्यूब पर जो काम चल रहा है वो एक काम हो गया, इसके अलावा भी एक लाइफ है, इसके अलावा भी मेरी जिंदगी है, ठीक है। आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ाई एक चीज हो जाए, उसके अलावा भी आप लोगों की जिंदगी है, तो वो आप लोगों को समझनी है यहाँ पर। तो केरला हो गया, तेलंगाना हो गया, यहाँ पर 31.4 और यहाँ पर 26.1 आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि ओल हमारी कंट्री का जो एवरेज है उससे भी ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई गाइडलाइन, ये एक तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पर जो ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर फार्माकोलॉजिकल बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन इन एडल्ट में बात की गई। यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गाइडलाइन भी दी गई और एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन दी गई कि ऐसे ऐसे चीजों को लेकर चला जा सकता है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। और जो भी यहाँ पर ये इतना जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, खासकर यहाँ पर तो फिर भी थोड़ा सा फिट लग रहा है, बॉडी सोडी बना रखी है, पर यहाँ पर आप लोग को ज्यादा लगेगी चीजें, तो इनको कम करना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना फिर दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल की बॉडी है जो कि ये काम करती है। एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन आप लोग यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। बेसिकली 6 रीजनल ऑफिस आप लोग को देखने को मिलेंगे और इंडिया में हेडक्वार्टर है। बाकी अफ्रीका में कोंगो, यूरोप में डेनमार्क, साउथ एशिया में इंडिया, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में इजिप्ट और वेस्ट जो पैसिफिक में फिलीपीन और अमेरिका में बेसिकली यूएसए। ये मैच करने के लिए आ जाता है स्टेट पीसीएस के अंदर में, अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है और उसी के चलते यहाँ पर ये बेसिकली बनाया 7 अप्रैल को गया था, इसीलिए यहाँ पर ये सेलिब्रेट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये इसके दूसरे रीजनल हेडक्वार्टर आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कैसा रहा पूरा आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा इसको अच्छे से। और ये हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हेल्थ को आप लोग काफी अच्छे से लेकर चलना है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी, और एग्जाम तो बाद में होता रहेगा, पहले हेल्थ को ध्यान रखो, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पर 20/25 मैंने बताया यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों में 30 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप लोगों को पता चल गया दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आप लोग क्या करोगे, फिर आप लोग डी पर लगा दोगे, पर नहीं, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या है, बोथ बी एंड जो बोथ बेसिकली बोथ 1 और 2। तो इसलिए कहता हूं क्वेश्चन पता होने का मतलब ये नहीं कि आप लोग क्वेश्चन सही करके आएंगे, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को सीखना है। सेम पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर कॉमन सेंस देखिए, अब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे कंट्रोवर्शियल में है। बोला गया सदर्न स्टेट जो है वो हाइयर प्रिविलेंट है हाइपरटेंशन के, पर लेकिन हाईएस्ट जो बोल दिया गया बिहार में और उत्तर प्रदेश में बोल दिया गया। अब या तो ये वाली गलत है या फिर ये वाली गलत है।
और अगर कॉमन सेंस आप लोग थोड़ा लगाएंगे, ज्यादा मेहनत कहां पर की जाती है लोगों के द्वारा, ठीक है। खासकर जहां पर जो जीडीपी है वो आप लोग कम देखने को मिलेगी, वहां पर लोग ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे। खासकर मजदूरी अगर बात करें तो बिहार में और उत्तर प्रदेश में आप लोगों को ज्यादा मेहनत लोग करते हुए नजर आए, तो वहां पर इतनी हाइपरटेंशन कम आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी। सदर्न स्टेट में जो कि डेवलप हो रहे हैं वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी, तो इसीलिए केरला जो है वो आप लोग को टॉप पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया यहाँ पर, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी और पूछा गया इनकरेक्ट ही पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पर बी। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग के माइंड में अगर क्लैरिटी रहेगी तो आप लोग कभी भी टेंशन में नहीं आओगे, ठीक है। वल्चर और गिद्ध, आप लोगों ने नाम कई बार सुने होंगे, गिद्ध है कि यहाँ पर ये, ठीक है, कि उस एरिया में बहुत सारे गलचर गिद्ध देखने को मिलते हैं, पर लेकिन इनकी संख्या काफ़ी हद तक खत्म होती जा रही थी, तो फिर से अभी यहाँ पर इनको इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। और फर्स्ट जो कंजर्वेशन की बात की जा रही है, इसके ब्रीडिंग ग्राउंड के बारे में बात की जा रही है, एशिया का जो किंग वल्चर है उसके बारे में यहाँ पर बात करूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार देखने को मिल सकते हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एक एक कर डिस्कस करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं रहेगा जब मैं सारे टॉपिक को एक एक कर बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं तो आप लोगों के लिए तो स्टेट के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ से बन सकती है, तो आप लोग थोड़ा सा और सतर्क होकर सुना करो अगर आप लोगों के स्टेट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि स्टेट के पीसीएस के अंदर डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर न्यूज़ देखने को मिलती है। एशियन वल्चर कंजर्वेशन की क्यों बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इनकी संख्या जो है घटती जा रही है काफ़ी लार्ज स्केल पर। एक तरीके से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली रिसेंटली अभी, तो इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पर सेट किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर एशियन किंग वल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर और ब्रीडिंग सेंटर है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ पर बेसिकली अभी स्टार्ट किया गया। कहाँ पर, ये है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। लगभग 1.5 हेक्टेयर एरिया में इसको बनाया जा रहा है। और हमारे देश के अंदर में बेसिकली अगर बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जिसके तहत ये में यहाँ पर क्रिटिकली जो इंडेंजर्ड जो स्पीसीज है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा यहाँ पर इसको ये स्टेटस दिया गया है। तो ये जो एक्ट है 1972 का, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है और इनका हैबिटेट, इनके जो रहने का जगह है उसको सही करना है। क्यों, कई बार हंटिंग देखने को मिलती है, पोचिंग देखने को मिलती है, पकड़कर मारा जाता है, तो यहाँ पर इसलिए जरूरी है कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 4 तक का यहाँ पर विदाउट प्रायर परमिशन के आप लोग यहाँ पर ऑथोरिटी के कोई भी ऐसी हरकतें यहाँ पर नहीं कर सकते, किसी ऐसे एनिमल को नहीं मार सकते। फर्स्ट जो अगर इसमें डाले यहाँ पर शेड्यूल फर्स्ट में, तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देखने को यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एक तरीके से करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो इसके चलते नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ताकि इस पर्टिकुलर रीजन में लोगों का इंटरफियरेंस जो है वो कम से कम यहाँ पर किया जा सके। तो पूछे कि वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन किंग वल्चर सेंटर कहाँ पर है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और जटायु कंजर्वेशन जो पर्टिकुलर जो नाम यहाँ पर दिया गया है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इकोनॉमी का एक बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि डब्बा ट्रेडिंग क्या है। नाम से ही पूछ लेंगे डब्बा ट्रेडिंग, नाम सुने डब्बा, डब्बा मतलब टिफिन बॉक्स, टिफिन डब्बा टिफिन नाम की, टिफिन बॉक्स नाम की मूवी भी है ना, कोई नाम मतलब कौन है उसमें, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, मुझे उससे याद आ गया टिफिन बॉक्स पहला तो हो गया डब्बा। और ट्रेडिंग की बात की जा रही है, तो ये जो बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर में जो ट्रेडिंग की जाती है उसके बारे में बात की जा रही है। पर डब्बा ट्रेडिंग से आप लोग क्या समझते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि लोकल टाइप की कोई चीज़ होगी, कुछ उल्टी सीधी हरकतें की जा रही होगी, फीलिंग आ रही है ना सुन के हाँ, वही फीलिंग मैं आप लोग अभी देना चाह रहा हूँ। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ये एक तरह की इलीगल टाइप की ट्रेडिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आप लोगों को मैं एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट देता हूँ, ठीक है। टेस्ट मैंने आप लोगों को दे दिया, उसमें क्या कर रहा है, कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है कहीं से पहले से टेस्ट जो है वो चोरी करके ले आया और यहाँ पर फिर क्या कर रहा है, जब जाकर वहाँ पर टेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स आ गए सामने वाले के, एक तरीके से वाह वाह हो गई, पर इन रियलिटी एग्जाम में जाकर फिर फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर एक तरीके से एग्जैक्ट उस तरीके से पैटर्न फॉलो न करना जो ट्रेडिंग का होता है, उसके अंदर लूप होल ढूंढ लेना, यानी कि टेस्ट दिया, सिस्टमेटिक वे में टेस्ट देना था तो टेस्ट दे दिया, समझ में आ रहा है, पर लेकिन लूप होल ढूंढ लेना। तो यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके द्वारा नोटिस इशू किया गया डब्बा ट्रेडिंग को लेकर, क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग एक इनफॉर्मल ट्रेडिंग है, यानी कि प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में जो सिस्टम होता है उसके अंदर ना होकर ये इलीगल ट्रेडिंग है। इलीगल तरीके से व्यवहार यहाँ पर कहता है, जो रियल ट्रांजैक्शन होता है उस तरीके का ट्रांजैक्शन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो गैम्बलिंग नहीं होती एक तरीके से, तो डब्बा ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है जिसका स्टॉक मार्केट के चारों ओर एक सट्टेबाजी चलती है ना,
वो है डब्बा ट्रेडिंग। बेसिकली सबसे खतरनाक चीज क्या होती है यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर ये कई बार एक तरीके से अनरिकॉग्नाइज जो एक तरीके से सॉफ्टवेयर होते हैं उनके थ्रू भी यहाँ पर की जाती है। कच्चा रफ रिकॉर्ड यहाँ पर इनके द्वारा रखा जाता है। ट्रांजेक्शन जो होता है वो इस तरीके से होता है कि मतलब एक तरीके से ना कि लोगों को पता भी ना चले। तो एक तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा जो कि एक तरीके से टैक्सेशन सिस्टम से बचने का तरीका आप लोग बोल सकते हैं। क्योंकि जब आप लोग कोई प्रॉफिट या कोई ट्रांजेक्शन कोई कमोडिटी का करते हो तो आप लोगों के ऊपर लगता है CTT, इसको क्या बोलते हैं, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर नजर आएगा। इसी के साथ में आप लोगों के ऊपर लगता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है। तो उस टैक्स से बचने के लिए डब्बा ट्रेडिंग की जाती है। तो इससे गवर्नमेंट को दुनिया भर का नुकसान यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सबसे खतरनाक चीज यहाँ पर निकल कर आती है। तो इसके चलते सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है कि डब्बा ट्रेडिंग को रोका जा सके। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जा रही है, एक तरीके से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की लड़ाई हो जाए तो कैसे यूज करना है। और खतरनाक चीज क्या होती है, एक पैरेलल में एक ब्लैक मार्केट स्टार्ट हो जाती है। मतलब जब कोई पर्टिकुलर पैसा जो है मार्केट में आ रखा है तो यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, वो पर्टिकुलर पैसे को कभी भी इलीगल तरीके से ब्लैक मनी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आप लोग सोच रहे हैं मतलब ब्लैक मनी बन जाता है एक तरीके का, कहीं भी उसको एक ऐसी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे टेररिज्म की एक्टिविटी होगी। ठीक है, किसी की फिरौती देने वाली बात होगी, वो सारी चीजें देखने को मिलती है। तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन जो यहाँ पर एक्ट है 1956 का, उसके तहत यहाँ पर ये सारी चीजें इलीगल है। 10 साल तक की सजा हो सकती है और 25 करोड़ तक का फाइन लग सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर बताई है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं 10 साल तक की सजा हो सकती है और 25 करोड़ का फाइन या फिर दोनों हो सकता है अगर इसका हनन किया जाता है। तो डब्बा ट्रेडिंग को डब्बे में बंद करने की कोशिश की जाती है ताकि ये डायरेक्ट तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर न डाल सके और हर एक चीज को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो गलत तरीके से कमाया गया पैसा, देखो आप लोग ये बोल सकते हैं कि मेहनत की कमाई से ना आप लोग जिंदगी में मर्सिडीज खरीदो, अच्छा घर बनाओ, जो भी मन करता है वो करो, पर लेकिन जो गलत तरीके से कमाया गया पैसा होता है ना वो भाई साहब बहुत बड़ा खर्चा है। आप लोगों को देखने को मिलेगा अक्सर जो लोग जो है गलत तरीके से पैसा कमाते हैं वो अक्सर मतलब परेशान आप लोगों को नजर आएंगे, और जो अपनी मेहनत की कमाई कमाता है वो भाई साहब चादर तान के सोता है सही तरीके से। तो इलीगल तरीके से कमाई गई मनी जो है वो कभी भी इंसान को भापती नहीं है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि ज़िंदगी में मेहनत के ऊपर ट्रस्ट करो यार थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप लोग कहीं भी जाओगे डिपार्टमेंट में जाकर बैठोगे तो अगर जरा सा भी आप लोग कुछ उल्टी सीधी काम करोगे तो किसी गरीब का हक मारते हुए आप लोग वहाँ पर नजर आओगे। तो जरूरी है कि मेहनत की कमाई करना सीखो। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है वो उसका ट्रायल कहाँ पर कंडक्ट कराया गया। तो हुगली रिवर के ऊपर कंडक्ट कराया गया कोलकाता के अंदर में अंडर वाटर मेट्रो। अब तक आप लोगों ने जमीन के अंदर चलती हुई देखी थी, अब पानी के अंदर भी चलती हुई आप लोगों को यहाँ पर मेट्रो नजर आएगी। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। हुगली रिवर जो है बेसिकली गंगा का पार्ट है। गंगा रिवर जब वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश में जाकर घुसती है तो हुगली रिवर साइड में निकल कर आती है और कोलकाता बेसिकली यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट देखने को मिलेगा। काम किसने किया है, कोलकाता मेट्रो ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है उसके द्वारा यहाँ पर ये काम किया गया है और खासकर हुगली रिवर के थ्रू यहाँ पर ये चीज़ें की जा रही है। तो ये याद रखिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर लेंथ है जो टनल बनाया जा रहा है लगभग आधा किलोमीटर का है यहाँ पर ये। तो इसके चलते कहीं ना कहीं देखिए चीज़ें क्या है, अगर जो सोल्यूशन ना हो तो उसका सोल्यूशन खोजने की कोशिश की जाती है। कहीं नॉर्मल रास्ता ना हो तो पहाड़ी तोड़कर बना दिया जाता है। वैसे अगर पानी के थ्रू अगर चीज़ें चल रही हैं तो वो एक अलग पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये ऑल्टरनेटिव खोजे जा रहे हैं ज़मीन के नीचे से। आप लोग सोचो अब से अगर 10-20 साल पहले कोई बोलता कि ज़मीन के नीचे से पानी के अंदर में ट्रेन चलेगी तो सुनने में कैसा लगता है, पर आज के डेट में हो रही हैं ये चीज़ें। तो इसीलिए यहाँ पर ये एक तरीके से नेक्स्ट लेवल का डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, टाइमली डिस्पोजल ऑफ द क्रिमिनल केसेस, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा यहाँ पर ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल की बात की जा रही है जिसमें यहाँ पर इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ऐड किया जा रहा है ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके लॉयर्स वगैरह की भी यहाँ पर। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि आईटी सिस्टम का इस्तेमाल कर यहाँ पर ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की डिलीवरी को एक तरीके से इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। और काम कौन करेगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो रेस्पॉन्सिबल है इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ में मिलकर। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इसको लेकर कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे जो है वो हमारे देश के द्वारा दुनिया को राजी किया गया कि इसको सेलिब्रेट करना है और यूएन में 193 में करीब मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उसमें से 175 ने बोला कि हाँ ये सेलिब्रेट करना है 2014 में, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ये यूएन में रखकर इसको इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया गया। अभी सर्बानंद सोनोवाल साहब जो हैं उनके द्वारा इंटरनेशनल योगा महोत्सव का इनोग्रेशन किया गया डिब्रूगढ़ के अंदर में। तो यहाँ पर ताकि यूनिवर्सिटी के अंदर में इंटरनेशनल योगा डे जो कि आ रहा है उसको सही से सेलिब्रेट किया जा सके, तो उसकी स्टार्ट की जा रही है।
तो 21 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप में से कितने ऐसे सेलिब्रेट फैमिली मेंबर है जो रेगुलर योगा करते हैं, या फिर ऐसा है कि भाई योगा वोगा हो चुका है अब कुछ नहीं करते हैं, अब तो बस ज़िंदगी चल रही है, ठीक है। योगा वगैरह यार ऐसी चीज़ है, अगर आप लोग इसको लाइफ का पार्ट बना के रखोगे तो आप लोग हमेशा अपने आप को एक एनर्जेटिक वे में अपने आप को पाओगे। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि कम से कम आप लोग को अपनी लाइफ का पार्ट इनको बनाना चाहिए, ठीक है। किस किस ने जरूरी लाइफ का पार्ट बना रखा है बताना जरूर, ठीक है। इसके ऊपर यार स्टार लगा लेना 5-6 जितने भी लगा सको, क्योंकि फिर बोलोगे क्वेश्चन कहाँ से आ गया। और कहने के लिए करंट का है पर लेकिन हिस्ट्री क्वेश्चन आप लोगों का देखने को मिलेगा। बात करूंगा यहाँ पर किसके बारे में, ये है उत्तर मेरूर, जो बेसिकली यहाँ पर इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख है उसके बारे में। तो ये कहाँ पर है, ये है कांचीपुरम तमिलनाडु के अंदर में। इनका जिक्र अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा किया गया। किससे रिलेटेड, कि सबसे पुरानी लोकसभा अगर देखने को मिलती है गांव की असेंबली, वो हमारे देश में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई कि पर्टिकुलर अगर बात करें तो बात की जा रही है वैकुंडा पेरुमल जो टेम्पल है यहाँ पर। ये पर्टिकुलर रीजन हुआ करता था यहाँ पर पर्टिकुलर एक राजा का, तो उनके दरबार की बात की जा रही है जिनका नाम था यहाँ पर प्रांतक फर्स्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बोला गया हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा कि चोला एम्पायर में आज से बहुत साल पहले लोकसभा हुआ करती थी। आज की डेट में हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, तो डेमोक्रेसी हमारे देश के अंदर में बहुत पुरानी है। तो ये हिस्ट्री के बारे में उनके द्वारा इंस्क्रिप्शन के बारे में बोल दिया गया। तो ये इंस्क्रिप्शन डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन बन सकता है। इंडियन आर्मी के द्वारा अभी यहाँ पर 3rd एडिशन जो देखिए आप लोगों से एक बात और बता दूं, यहाँ पर अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर डिफेंस की कैसे तैयारी करें आपके इस पर्टिकुलर जो यहाँ पर वीडियो के थ्रू। तो यार सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को ना बेसिकली फोकस देना है कि करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग करंट अफेयर करना चाहते हैं तो वो कहीं पर भी ऐसे नहीं कि ये यूपीएससी का करंट अफेयर है, ये स्टेट पीसीएस का करंट अफेयर है, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो सारा करंट अफेयर एक जैसा होता है, तो डिफेंस के लिए भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो इंडियन आर्मी के द्वारा 3rd एडिशन यहाँ पर अभी देखने को मिला। किसके लिए, यहाँ पर ये जनरल सुंदर जी मेमोरियल आप लोगों के सामने यहाँ पर जो अभी अंडर द एजेस ऑफ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेंट्रल स्कूल आप लोगों को नजर आता है। ये जो नाम दिया गया यहाँ पर सुंदर जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो जनरल के सुंदर जी थे यहाँ पर, उनको फादर ऑफ जो मैकेनाइज ऑफ इन्फेंट्री रेजिमेंट भी बुलाया जाता है। यानी कल को आप लोगों से पूछे कि हमारे देश में जो मैकेनाइज जो आर्मी के अंदर में इन्फेंट्री के अंदर में मशीन वगैरह जो डाली गई वो किस तरीके से निकल कर आई, तो याद रखिएगा 13th चीफ ऑफ स्टाफ थे आर्मी के, ये 1986 से 1988 तक का, जिनके द्वारा यहाँ पर ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई। तो उन्हीं के नाम से ये 3rd एडिशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंडियन आर्मी का, ठीक है। ये मैंने डिस्कस भी किया था यहाँ पर आप लोगों से। एक बच्चा कह रहा है कि सर इसको वैसे भी न्यूज़ के थ्रू बता देते हैं। मैंने पर्सनली न्यूज़ में बोला था कि हमारे देश की जो प्रेसिडेंट जी हैं उनके द्वारा अभी यहाँ पर विजिट किया गया। किसको, ये यहाँ पर आप लोगों को आसाम के अंदर में चीज़ देखने को मिली। सुखोई 30 MKI के थ्रू इन्होंने तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर ये एक तरीके से अपनी जो ड्राइव है वो इन्जॉय की। ये तीसरी प्रेसिडेंट बन गई हैं, ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के द्वारा किया गया था, अभी यहाँ पर इनके द्वारा, और APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आप लोगों से बन सकता है। हल्का सा आइडिया एटलीस्ट आप लोगों के माइंड में रहेगा तो डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। रशिया के द्वारा लगभग यहाँ पर 70,000 के करीब टनल फ्यूल डिपोज जो है यहाँ पर यूक्रेन के अंदर में डिस्ट्रॉय किए गए। ये पर्टिकुलर एरिया है जिसको बोलते हैं यहाँ पर जापोरिजिया। तो कल को चलकर मैच करने के लिए पूछ ले जाए तो याद रखेगा। ये अनाउंस कर दिए गए थे एम्बेसडर इंडिया के, अभी यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। कल को क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, हालांकि ये पहले ही अनाउंस कर दिए गए थे, ठीक है। तो एरिक ग्रेसी जो इनका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर लेकिन अभी यहाँ पर इनको अपॉइंट किया जा रहा है। मार्च में इनका नाम जो है अनाउंस किया गया था, ठीक है। तो यूएसए के साथ है हमारे रिलेशन, G20, I2U2, क्वाड, बहुत सारे ऐसे रीजन है। बताइए I2U2 में कौन कौन है, क्वाड में कौन कौन मेंबर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा विजिट भी करने की बात की जा रही है अभी अमेरिका में। अमेरिका विजिट करेगा नवंबर में जो बाइडन साहब हैं। तो बहुत सारे रिलेशनशिप यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं। तो एक नई पर्सनैलिटी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। जो बाइडन साहब के साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशन इनके, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर चाइना के द्वारा फर्स्ट डेथ जो यहाँ पर अगर बात करें H3N1 जो बर्ड फ्लू है, ये WHO के द्वारा रिपोर्ट कर ली गई है। कोविड-19 की भी अगर पहली डेथ ही बता देते तो दुनिया इतनी ना बर्बाद होती। यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है जयशंकर साहब, उनके द्वारा तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट की बात की गई युगांडा के अंदर में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये लॉन्च किया गया तुलसी घाट जो यहाँ पर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, तो युगांडा के अंदर में है यहाँ पर ये। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है किस देश में यहाँ पर ये प्रोजेक्ट देखने को मिला, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
आइए अब बात करेंगे कौन बनेगा छोटू करोड़पति के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनको आप लोग अटेम्प्ट करिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। जैसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि गैया मिशन जो है वो किससे लिडे है, ठीक है, तो यहाँ पर गैया नहीं गया, ठीक है। CNSA, RFSA, ESA या SpaceX, सही आंसर क्या है बताइए। नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पर रैकून स्टेलर के बारे में कि किससे लिडे है यहाँ पर, तो ये केस मैलवेयर डिजिटल करेंसी ऑर्गेनाइजेशन किससे लिडे है आप लोगों को ये बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए जूस मिशन के बारे में, मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से, तो CNS, RFSA, ESA या SpaceX किसका मिशन है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है हे फीवर के बारे में, तो ये जापान, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया किससे लिड है बताइएगा जरूर। CSET का क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करिए ताकि कोई भी डाउट आप लोगों की माइंड में नहीं रहे, अच्छे से अटेम्प्ट करिए आप लोग इसको, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो लोकेशन डिस्कस करता हूँ, रामसर साइट। बात यहां पर की जा रही है किसके बारे में, ये है बेसिकली कबरतल। तो कबरतल वेटलैंड के बारे में बात की जा रही है। कबरतल झील भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। यहां पर ये बिहार के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है बेगूसराय वाला एरिया, एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर एक्सबो लेक आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है, ठीक है। आप लोगों को मैंने कई बार दिखाया भी, जैसे नहीं ऐसे कोई रिवर जा रही है तो इस तरीके से एक टर्न कर इस तरीके से आती है, तो उसको एक्सबो लेक का नाम हम लोग दे देते हैं। तो ये एशिया की देखने को मिलेगी जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ओक्सबो लेक है, ठीक है। तो फॉर्म की जाती है कहाँ से निकालकर, गंडक रिवर से यहाँ पर निकल कर आती है। इसी के साथ में ये इसको एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट बर्ड पोचर का जो जोन है उसको अवॉइड करने के लिए, इनके जो चिड़ियाओं का व्यापार किया था उससे बचाने के लिए बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्टेड जोन भी बनाया 1986 के अंदर में, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया बर्ड सेंचुरी 1989 में, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और रामसर साइट इसको रिसेंटली अभी यानी कि 2020 में इसको डिक्लेयर किया गया। तो ये फर्स्ट रामसर साइट बनी बिहार के अंदर में। तो बिहार से अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा तो याद आप लोग जरूर रखिएगा, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताना जरूर, उसको फिर दूर किया जाएगा, ओके। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर गया मिशन जो है यहाँ पर ये किसका है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यहाँ पर ये मिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मिल्की वे का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पर ये स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ब्लैक होल के बारे में भी डिस्कवर कर रहे हैं, तो देखते हैं कितना पता इनको चल पाता है। रैकून स्टेलर जो है यहाँ पर ये एक मैलवेयर है, रिसेंटली अभी यहाँ पर ये न्यूज़ में था, तो इसकी वजह से आप लोग याद रखिएगा। इसके द्वारा इन्फॉर्मेशन चोरी की गई, यहाँ पर डिलीवर मेल कर यहाँ पर टारगेट किए गए 8 जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटिटी है, जिसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में आया था, ठीक है। तो याद रख सकते हैं यहाँ पर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसके द्वारा यहाँ पर ये चीज़ें इन्फॉर्म की गई कि ऐसा कोई अटैक हुआ है हमारे ऊपर, ठीक है, जो कि गलत है। जो उस मिशन मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर, ये याद रख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है। ये जुपिटर के लिए आप लोगों का मिशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ठीक है। तो इसको आप लोग कन्फ्यूजन में मत आइएगा। हे फीवर के बारे में बात की तो जापान से लिडे हैं यहाँ पर, इसको आप लोग याद रखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा रिसेंटली अभी यहाँ पर कमिटमेंट किया गया कि इसको हेल्थ इशू की तरीके से देखा जाएगा और इसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग जो है इंपैक्टेड होते हैं, उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर सी है, एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इससे रिलेटेड। आइए अब आप लोगों को शब्द सिखाता हूँ अंग्रेजी के, आप लोगों को क्लैरिटी आएगी जिंदगी में। अगर कोई आप लोगों से बातें कर रहा है या फिर आप लोग कोई पेपर दे रहे हैं, वहाँ पर भी कई सारे शब्द आते हैं, तो आप लोग बेसिकली कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे, अंग्रेजी अच्छे से पकड़ पाएंगे, ठीक है। ओवर्ट होता है एक तरीके से अप्रोक्ष, अप्रोक्ष मतलब एक तरीके से स्पष्ट भाषी, बिल्कुल क्लियरिटी जाहिर करना, एक तरीके से नहीं, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर टाइप में चीज़ों को रखने वाला, एक तरीके से ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ड कई बार ओवर्ट यूज़ कर देते हैं और ये न्यूज़पेपर में भी आप लोग को कई बार देखने को मिलता है। कई बार कहते हैं कि खतरों को भांप लेना, तो इसको बोलते हैं मेनेस, ठीक है। तो खतरा भांप लिया दूर से ही, कुछ ने धमकी दे रखी है, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं बहुत सारी। कई बार शत्रुता तो नहीं, एक तरीके किसी के साथ में कई शत्रुतापूर्ण माहौल देखने को मिल जाता है, तो ये शब्द यहाँ पर यूज़ किया था कि खतरा है यहाँ पर, ठीक है। कंप्लीसेंसी मतलब एक तरीके से शालीनता, शांति बनाए रखना, ये उल्टा हो गया इसका, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। सिंक्रोनस का मतलब होता है एक समय, यानी कि सिंक्रोनस वे में चीज़ें चल रही हैं, उसके साथ में चीज़ें चल रही हैं, समकालीन बोल देते हैं उसको कई बार, अगर आप लोग हिस्ट्री में उठाकर पढ़ोगे, ठीक है। एमेस्ट का मतलब है कि जमा करके रखना, इकट्ठा करना, किसी चीज़ों को इकट्ठा किया जा रहा है, रिवीजन कर नहीं रहे, पढ़ लिया पता नहीं क्या क्या, तो रिवीजन करते करते आगे बढ़ना है, तभी चीज़ें जो हैं आप लोग क्लियर कर पाओगे। तो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। बाकी अकाउंटिंग की क्लास आप लोगों के एप्लीकेशन पे मिलेगी, वो आप लोग की जल्दी जल्दी कवर कराई जाएगी। अकाउंटिंग जो आप लोग की बची हुई थी, कई सारे बच्चे परेशान थे। इसी के साथ में जैसा मैंने बोला था उसको आप लोग देखना, कई सारे मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ मुझे एक तरीके से रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। मैंने बोला कि दूसरी कोचिंग से अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग एडमिशन ले लीजिए,
तो यहाँ पर मतलब 50% में आप लोगों को कोर्स मिलेगा अगर आप लोग मुझे बिल पेमेंट करोगे, मतलब उसका बिल दिखाओगे। मतलब इतने बच्चों ने मतलब आकर यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, मैं तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। मतलब इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग के बच्चे आकर मतलब ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी एक छोटे से एक चैनल के द्वारा लॉन्च किया गया कोर्स। तो ये अपने आप में मतलब गर्व की बात है यार SLV फैमिली के लिए कि इतने अच्छे लेवल पर हम लोग चीज़ें प्रोवाइड करा पा रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू यार, ये वास्तव में एक तरीके से एफर्ट था जो कि एक सक्सेस एफर्ट रहा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इतने सारे बच्चे, मतलब बड़ी बड़ी कोचिंग का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वहाँ से बच्चे छोड़ छोड़ के आकर यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं कोर्स। तो ये मतलब अच्छा लगा, मतलब कि मेहनत जो है वो रंग लेकर आ रही है, ठीक है। ये बड़ी बात है अपने आप में। चलिए जो भी है, इतना अप्रिशिएट करने के लिए, चीज़ों को इतना सपोर्ट दिखाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे टीचर जो हैं वो अभी यहाँ पर अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो खुश भी हैं कि हाँ सर कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों का, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखिए, अपना अच्छे से चीज़ों को कवर करते चलिए और लाइफ को एंजॉय करिए। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हो, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों का नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।